Hello dear students, welcome to Simplest Biology Hub. Today we are going to start the lesson Life Process. क्लास 10th का लेसन है बेटा. फर्स्ट टाइम हम क्लास 10th का लेसन यहाँ पर ले रहे हैं वीडियो के लिए. लाइफ प्रोसेस, लाइफ वर्ड है मीन्स ऑब्वियसली द वर्ड रिलेटेड टू लिविंग बीइंग. तो लिविंग बीइंग में किस तरह की प्रोसेसेस होती है, दैट प्रोसेसेस हेल्पफुल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लिविंग लाइफ. इन शॉर्ट हम उसके डेफिनेशन में बोल सकते हैं द लिविंग बॉडी परफॉर्म वेरियस फंक्शन. द लिविंग बॉडी परफॉर्म वेरियस फंक्शन टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ सरफेस. कोई भी लिविंग बॉडी को अगर अर्थ सरफेस पे रहना है, सरवाइव करना है, तो वो किस तरह के बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट बेसिक फंक्शन वी कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. दैट बेसिक फंक्शंस वी कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. In 9th class we already studied about the structure of the cells and various cell organelles. तो हमें पता है कि living being cell से बना है ना. So cell is the structural and functional unit of any living being. Group of cell we call tissue. Group of tissue we called organ. Group of organ we called organ system. And group of organ system finally prepared the organism. Okay, so these we are going to talk about these organ system in this lesson. Organ and organ system. सेल एंड टिश्यू के बारे में हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा है कि क्या सेल का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूनिसेलुलर सेल क्या होती है, मल्टीसेलुलर सेल क्या होती है, टिश्यूज़ के टाइप क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं. तो कितने टाइप के टिश्यू हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ये भी हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है. देन ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड फाइनली अल्टीमेटली वह बॉडी बनती है ऑर्गेनिज्म की. तो इस लेसन में हमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड पढ़ना है. तो कौन सी ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो लिविंग बीइंग के लाइफ के लिए सो मच इम्पॉर्टेंट है. तो इस लेसन में हमें टॉपिक क्या कवर करना है बेटा. इस लेसन में हमें मेन 5 टॉपिक कवर करना है, 4 टॉपिक है सॉरी. 1 इज न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन आल्सो वी कॉल सर्कुलेशन, एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन. सो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में इतनी सारी सिस्टम रहती है. न्यूट्रिशन से रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम रहती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रहती है, सर्कुलेटरी सिस्टम रहती है, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम रहती है. तो क्या इतनी ही सिस्टम रहती है, इसके अलावा कुछ और नहीं रहती है? इसके अलावा भी बहुत सारी सिस्टम रहती है. कौन सी रहती है इसके अलावा? नर्वस सिस्टम है, इसके अलावा इम्यूनो सिस्टम है, देन इसके अलावा और आपकी कौन सी आएगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना. बट ये जो सिस्टम है बाकी की रिमेनिंग, अगर ये आपकी बॉडी में थोड़ी सी गड़बड़ा भी जाती है या इन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं भी करती है, तो भी ऐसे कंडीशन में पर्सन लिविंग रह सकता है, जीवित रह सकता है. बट अगर इसमें से एक भी ने अगर अपना फंक्शन गड़बड़ा दिया, एक भी अगर सिस्टम खराब हो गई, तो वहाँ पे लिविंग बीइंग को सर्वाइव करने के लिए मुश्किल चला जाता है. कैसे? डाइजेशन खराब हुआ. डाइजेशन अल्टीमेटली प्रोवाइड द एनर्जी टू ऑल सिस्टम. डाइजेशन से जो फूड बनता है बेटा, सिंपल फूड कंपोनेंट, ये सभी सिस्टम को रनिंग करने के लिए एनर्जी दे रही. मीन्स ऑब्वियसली अगर डाइजेशन खराब हुआ तो उसका सब इफेक्ट आपका बाकी सिस्टम पे जाएगा, एंड फाइनली आपकी सिस्टम खत्म होती जाएगी. रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर आप थोड़ी देर सांस लेना बंद कर दो, कुछ घंटों तक सांस लेना बंद कर दो, तो अल्टीमेटली वहाँ डेथ पॉसिबल है. सर्कुलेटरी सिस्टम, 2 मिनट के लिए भी अगर आपका हार्ट बंद हो जाता है पंपिंग करना, तो डेथ वहाँ पे पॉसिबल है. एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स अगर बॉडी के अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, बहुत सारा यूरिन जमा हो गया, वेस्ट मटेरियल जमा हो गया, बॉडी ने अपना कुछ भी एक्सक्रीशन नहीं किया, तो उस एक्सक्रीटरी मटेरियल की वजह से भी पर्सन की डेथ पॉसिबल हो जाती है. तो ये लाइफ प्रोसेसेस को इस लेसन में इंक्लूड किया गया है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ. ओके, सो
डेफिनेशन क्या है हमारी? द लिविंग बॉडी परफॉर्म वेरियस फंक्शन टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ सरफेस दैट वी कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ऑर्गेनिज्म कितने हैं हमारे पास बेटा? हमारे पास बेसिकली दो ही ऑर्गेनिज्म है, दो काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हम बोलेंगे। एक है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड अनदर इज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एंड दोनों की बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस होती है जो उसकी बॉडी की कंटिन्यूटी के लिए हेल्पफुल होते हैं। किस तरह से होते हैं दोनों की बॉडी में, चलो देखते हैं। सो इस वीडियो में हम सबसे पहले इस लेसन का फर्स्ट वाला टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन। इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलो, क्या होगी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन? क्या होगी बेटा आपकी? कैन इन डेफिनेशन क्या है आपकी न्यूट्रिशन? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड एंड यूटिलाइज इट, that we called nutrition, that we called nutrition. So living organism obtain its food, किस तरह से वो फूड लेता है? वो सॉलिड फॉर्म में फूड ले रहा है, वो लिक्विड फॉर्म में फूड ले रहा है, या फिर वो अदर किसी फॉर्म में फूड ले रहा है? उसकी फूड लेने की पद्धति कौन सी है? वो हर्बीवोर है, कार्निवोर है, ओमनीवोर है? ये जो कैटेगरी हमने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ी है। तो उसकी जो खाना खाने की तरीका है, खाना खाने की आपका एक क्या बोलेंगे मैं, हैबिट है, दैट वी कॉल द ऑब्टेन इट्स फूड एंड यूटिलाइज इट। अब खाना तो ले लिया उसने, पर यूटिलाइज किस चीज़ के लिए कर रहा है? वो यूटिलाइज कर रहा है फॉर एनर्जी, यूटिलाइज कर रहा है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड टू रिपेयर डैमेज टिश्यू। ये थ्री मेन बेसिक फंक्शन के लिए जो न्यूट्रिशन ले रहा है। फॉर गेटिंग एनर्जी, फॉर गेटिंग एनर्जी मीन्स हर की हमारी रोज़ की जो एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी है, जो भी वर्क करते हम, इसके अलावा हम खाली भी बैठे हैं तो भी रेस्पिरेशन करते हैं, सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है, थॉट्स क्रिएट होते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शनिंग बॉडी के इंटरनल भी चलती रहती है। फॉर ऑल दैट फंक्शनिंग, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फंक्शनिंग, बॉडी रिक्वायर्ड एनर्जी एंड बॉडी गेट दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड कंपोनेंट, एंड दैट आपका वो जो कंडीशन है उसकी बॉडी की, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने की वो न्यूट्रिशन से ले रही। कंडीशन नहीं बोलेंगे हम उसको, जो बॉडी की आदत है कि एनर्जी को लेती है एंड देन कार्य को करती है या फंक्शन परफॉर्म करती है, तो एनर्जी देने का काम हमें फूड से मिल रहा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जस्ट आपका न्यू डेवलप हुआ तो वो जितना साइज और शेप है न्यू डेवलपमेंट का, उतना तो लाइफ टाइम नहीं रहेगा। ऑब्वियसली वो अपना साइज बढ़ाएगा, शेप बढ़ाएगा। इवन तो हमने एक छोटा सा प्लांट भी देखा, तो जब आपका इनिशियली वो जर्मिनेट करता है तो एक छोटा सा पौधा होता है एंड देन बड़ा होकर आपका बड़ा ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो बड़ा होने की दैट प्रोसेस वी कॉल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो एवरी ऑर्गेनिज्म नीड द फूड मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। एंड थर्ड, टू रिपेयर द डैमेज टिश्यू। टिश्यू को हमने ऑलरेडी देखा है, बॉडी के अंदर, बॉडी आपकी टिश्यूज से बनी है, तो ऑब्वियसली अगर बॉडी डैमेज हो जाती है, किसी भी कारण हो सकता है, किसी भी वजह हो सकती है, या फिर ऑब्वियसली सेल अगर डेड हो गई आपकी तो वो अपने आप खत्म हो जाती है, उसकी जगह नई सेल डेवलप होती है। तो उन सभी चीज़ों के लिए, डैमेज टिश्यू के रिपेयरिंग के लिए भी फूड का इंपॉर्टेंस है, फूड होना ज़रूरी है। तो ये थ्री बेसिक फंक्शन होते हैं जिसके लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। नाउ वी सी द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ वी सी द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने तरह का न्यूट्रिशन हमारे पास? दो तरह का न्यूट्रिशन होता है बेटा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल, प्रिपेयर ओन फूड। In heterotropic mode of nutrition, one organism
depends on other organism for food. In heterotrophic mode of nutrition, one organism is depend on other organism for food. So autotrophic mode of nutrition का इकलौता एग्जाम्पल जो हमें पता है बचपन से, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कौन फॉलो करता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो बचपन से एग्जाम्पल हम पढ़ते आ रहे हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स। आपके घरों में आपकी मम्मी भी खाना बनाती है, तो क्या मम्मी भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रही है? नहीं बेटा, मम्मी आपकी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो नहीं करती। तो यहाँ प्लांट अपना खुद का खाना खुद बना रहे, मीन्स ऐसा बना क्या रहे हैं प्लांट। 6th क्लास में आपने एक लेसन पढ़ा था, 2 लेसन पढ़े थे। पहला लेसन था सोर्सेस ऑफ फूड, जहाँ पे एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स हमने पढ़ा था, जिसमें पल्सेस, सीरियल्स, वेजिटेबल्स है ना, फ्रूट्स, ये प्लांट सोर्स है। देन मीट, फ्लैश, एग, हनी, मिल्क, ये एनिमल सोर्स है। सेकंड लेसन पढ़ा था हमने कंपोनेंट ऑफ द फूड। कंपोनेंट ऑफ द फूड में हमने कौन से कंपोनेंट देखे थे बेटा? 2 टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट देखे थे। कंपोनेंट ऑफ फूड 2 तरह के कंपोनेंट थे, एक था कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट, कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट, और दूसरे थे सिंपल फूड कंपोनेंट। कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट 3 कैटेगरीज थे उसके, एक था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, एंड सिंपल फूड कंपोनेंट की 2 कैटेगरी थी, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये जो फूड कंपोनेंट बना रहे हैं ये प्लांट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स जो हमें सोर्सेस ऑफ फूड के थ्रू हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो ये कंपोनेंट प्लांट बनाते हैं। दैट्स वाई प्लांट आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट्स वाई प्लांट फॉलो द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, ऑल ग्रीन प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो इनकी बॉडी में कुछ प्रोसेस होती होगी जिस प्रोसेस के थ्रू उनका फूड मटेरियल बनता है। तो इन ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है 2 कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन देयर बॉडी। एक आता है फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और दूसरा आता है कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। वन इज द फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अनदर इज द कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं उनकी बॉडी में जो प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस वी कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं उनकी बॉडी में जो प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस वी कॉल्ड कीमोसिंथेसिस। That we call chemosynthesis. तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस आपकी एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ भी नहीं बोलेंगे हम, कुछ 2-1 लाइन में कंप्लीट कर दिया बेटा, कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कभी एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है। हालांकि कीमोसिंथेसिस इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। कीमोसिंथेसिस में एग्जाम्पल्स है आपके पर्पल, सल्फर, बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस ये भी बैक्टीरिया है। तो पर्पल, सल्फर बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेंस ये ऐसे बैक्टीरिया है, दे प्रिपेयर द केमिकल इन देयर बॉडी एंड विद द हेल्प ऑफ दैट केमिकल दे प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल। मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ कीमोसिंथेसिस वो अपनी बॉडी में केमिकल बनाते हैं, उन केमिकल से ही अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। तो अपना खाना बेसिकली वो खुद प्रिपेयर करते हैं, दैट्स वाई उनको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर रखा गया है। तो इसके सिर्फ एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फोटो ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस। और फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो प्रोसेस फॉलो करते हैं दैट वी कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो का मीनिंग होता है लाइट, सिंथेसिस का मीनिंग होता है बनाना। बनाना मीन्स खाने का बनाना नहीं, सिंथेसिस करना, प्रिपेयर करना, मेक है ना, प्रिपेयर्ड। तो क्या फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट लाइट को बनाते हैं? लाइट को नहीं बनाते हैं, वो लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, स्टोर करते हैं एंड उस लाइट की हेल्प से अपने फूड कंपोनेंट बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं ये आपको फोटोसिंथेसिस मेथड में डिटेल में देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपकी होती कैसी है। तो इस कैटेगरीज में आपके क्या आते हैं बेटा? इस कैटेगरीज में आपके ऑल ग्रीन प्लांट्स आते हैं।
तो क्या नॉन ग्रीन प्लांट्स नहीं आएंगे? जैसे कुछ कुछ प्लांट्स के आपने देखा होगा कि पत्तियां रेड कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, येलो कलर की होती है, तो वो क्या प्लांट्स इस कैटेगरी में नहीं आएंगे? वो प्लांट भी इस कैटेगरी में आते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट क्योंकि उनके पास दूसरे पिगमेंट ज़्यादा होने की वजह से उनके कलर डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं। बट एग्जाम्पल में बोलने में हम ज़्यादातर यहाँ पे ऑल ग्रीन प्लांट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्लोरोफिल का नाम तो हमने सुना ही है। क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो नॉन ग्रीन प्लांट में भी क्लोरोफिल का परसेंटेज प्रेजेंट होता है, बट देयर क्वांटिटी इज लेस देन द नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स। दैट्स वाई हमें उसको अलग अलग कलर्स में उसको डिफाइन करते हैं, देखने को हमें मिल जाता है। हालांकि उनके अंदर भी क्लोरोफिल आपका प्रेजेंट होता है, बट क्वांटिटी का डिफरेंस होता है। ओके, दिस थिंग इज क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसी होती है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमें फोटोसिंथेसिस देखना है बेटा। फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? एमसीक्यू पैटर्न में पूछा जाएगा। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये लोअर क्लासेस में भी आपका हो चुका है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होगी? लीव्स में होगी, है ना। तो कभी कभी लीव्स अगर आपको आंसर दिया है दैट इज करेक्ट आंसर। कभी कभी आंसर में दिया रहता है क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल ये ऑप्शन दिया तो दैट इज आल्सो करेक्ट आंसर। कभी कभी आपको यहाँ पे दिया रहता है मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स, और अगर ये ऑप्शन दिया तो इट इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो ये आपके करेक्ट है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? लीव्स है। लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मीन्स ऑल थ्री आंसर आर करेक्ट। तो नाउ वी ड्रॉ द ग्रीन प्लांट्स हियर। ग्रीन मार्कर दिखाई देगा आपको। एक ही लीफ ड्रॉ करूंगी मैं क्योंकि हमें एक ही लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस करना है अभी फिलहाल। ओके, ये ग्रीन प्लांट है बेटा, ये ग्रीन प्लांट है। अब ग्रीन प्लांट के अंदर हमें पता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। तो ऑब्वियसली ये लीफ जो बनी है, ये लीफ भी किसकी बनी होगी? आपकी क्रॉस सेक्शन दिया है आपको एनसीईआरटी में, इसका लीफ का क्रॉस सेक्शन दिया है। तो ये लीफ भी बनी आपकी सेल्स की, और उस सेल्स को हमने बोला मीजोफिल सेल्स। ये सेल्स का नाम क्या है? मीजोफिल सेल्स। और सेल्स में क्या होता है हमें पता है। सेल्स है, सपोज ये सेल है, प्लांट्स है, इस सेल के अंदर मिडल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट का भी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो इस मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ओके, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है या जिसके थ्रू आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो चलो देखते हैं पहले कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता कैसा है, क्लोरोप्लास्ट दिखता कैसा है। क्लोरोप्लास्ट आपका डिफरेंट डिफरेंट शेप में मिलेगा, बट यहाँ पे हम कैप्सूल शेप ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। जनरली ये शेप दिखने को मिलता है। इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड बोथ द मेम्ब्रेन आर एंटायर। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ओके, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, हमें पता है किसी भी सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड? साइटोप्लाज्म। तो ये सेल ऑर्गेनल्स है, इस ऑर्गेनल्स के अंदर भी जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट रहता है दैट साइटोप्लाज्म, दैट लिक्विड मटेरियल वी कॉल्ड स्ट्रोमा, दैट लिक्विड मटेरियल वी कॉल्ड स्ट्रोमा। अब इसके अंदर कुछ स्टैक्स रहते, कुछ बंडल्स रहते जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते। स्टैक्स एंड बंडल्स आर अरेंज्ड on each other and that stacks of bundles are joined to each other. These are also joined to each other. So that complete stack we called grana and the single unit of it, single unit we called granum, and again the single unit we also called thylakoid. इसी के सिंगल यूनिट को हम ग्रैनम भी बोलते हैं, इसके ही सिंगल यूनिट को हम थाइलैकॉइड भी बोलते हैं। बेसिकली दिख रहे कैसे बेटा आपको? जैसे लॉटी चोकोपाई के बिस्किट एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं ना, वैसे आपको दिखाई देता है। ओके, ये आपस में जुड़े रहते हैं कुछ लैमेली से, दैट वी कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली। क्योंकि स्ट्रोमा रीजन में प्रेजेंट है इसलिए कहा जाता है इसे स्ट्रोमा लैमेली। हमें पता है कि
क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को हमने ऑटोनॉमस यूनिट बोला था। ऑटोनॉमस यूनिट इसलिए बोला था कि उनके पास खुद का डीएनए होता है एंड खुद का राइबोसोम होता है। तो ये डीएनए है आपका, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स भी होते हैं। एंड जिनके पास खुद का डीएनए खुद के राइबोसोम होते हैं मीन्स दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस में डीएनए का और राइबोसोम का काम पड़ता है बेटा। तो अपना खुद का प्रोटीन खुद बना लेंगे, अपने खुद के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। दैट्स वाई क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड ऑटोनॉमस यूनिट, है ना, क्योंकि वो खुद का डीएनए खुद का प्रोटीन खुद बनाते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन है बेटा, इस लॉटी चोकोपॉय को अगर हम बाहर निकालेंगे मीन्स थाइलाकॉइड को, है ना, ये थाइलाकॉइड का एक सिंगल सेक्शन हमने बाहर निकाला। तो ये भी डबल मेम्ब्रेनस है और डबल मेम्ब्रेनस है और इसके अंदर का पार्ट हॉलो है। दैट हॉलो पार्ट वी कॉल्ड लुमेन। लुमेन मीन्स उसका एरिया, इनर एरिया, डायमीटर वो हॉलो है। और उसकी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर ग्रीन कलर के क्लोरोफिल पिगमेंट भरे हैं। तो बेसिकली ये क्लोरोफिल भरा कहाँ है बेटा? क्लोरोफिल फिल इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। क्लोरोफिल फिल इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड और इन क्लोरोफिल का कलर ग्रीन है। तो एक सेल के अंदर अब सवाल आता है कि लीफ का कलर ग्रीन कैसा है? एक सेल के अंदर आपके 20 to 60 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। मतलब ये सिंगल जो मेसोफिल सेल होगी, तो एक सिंगल मेसोफिल सेल्स के अंदर 20 से 60 के बीच में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। एंड योर सेल इज ट्रांसपेरेंट बेटा। सेल कैसे ट्रांसपेरेंट है? कोई कलर नहीं सेल का। देन सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी ट्रांसपेरेंट है, उसका भी कोई कलर नहीं। पर उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट भरे हैं, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट ग्रीन दिखाई देता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन दिखाई देता है तो मेसोफिल सेल्स ग्रीन दिखाई देती है। मेसोफिल सेल्स ग्रीन दिखाई देती है तो लीफ भी ग्रीन दिखाई देती है। सो योर सेकंड क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दैट साइड कि व्हाई द कलर ऑफ द लीफ बिकम्स ग्रीन। लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट विच आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट रीजन। दैट्स व्हाई द कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन। ओके, क्लियर? तो एक्चुअल जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है बेटा, ये आपकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है। कहाँ हो रही है? एक तो थाइलाकॉइड में हो रही है और एक आपकी स्ट्रोमा रीजन में हो रही है। कैसे होती है देखते चलो, है ना। उसके पहले और एक क्वेश्चन अराइज होता है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंग्रेडिएंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंग्रेडिएंट मीन्स क्या क्या मटेरियल रखता है, तो उसको हम रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कभी आपकी किस्मत अगर अच्छी हो गई ना बेटा, तो कभी कभी 2 नंबर के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस और व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। कंपलसरी नहीं हर बार आए, पर कभी कभी आ भी सकता है। तो क्या रॉ मटेरियल्स है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है? एक तो होता है आपका सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है। दूसरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल चाहिए भाई तभी होगा। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड चौथा है वाटर। पहले उल्टा लिखना था मुझे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो एक्चुअली वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट ये एक्चुअल रिएक्शन करते हैं एंड हमारा फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये तो उनको जगह प्रोवाइड करवाते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। कैसे होते हैं चलो देखो, दीज आर द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या अपनी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है बेटा? नाउ वेयर I write down here reaction of photosynthesis। कभी कभी ये भी पूछी जाती है, क्या है रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? 6 of CO2 plus 12 of H2O in presence of sunlight and chlorophyll, plant prepared C6H12O6 plus 6 of O2 plus 6 of H2O। दिस इज योर रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रिपेयर द कार्बोहाइड्रेट, बट ये फॉर्मूला तो ग्लूकोज का है। ये फॉर्मूला तो ग्लूकोज का है, C6H12O6 ये ग्लूकोज है और कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज वी कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। मीन्स ये तो सिंगल ग्लूकोज है बेटा, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिल जाएंगे, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिल जाएंगे तो उसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ग्लूकोज सिंपल फॉर्म है। इसको शुगर भी कहा जाता है। कुछ बुक में आपको शुगर वर्ड भी देखने को मिलेगा। तो शुगर वर्ड आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ किया जाता है, शुगर वर्ड आपका ग्लूकोज के लिए यूज़ हो जाता है। देन आपका ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है एंड कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो चलो देखते हैं कि एक्चुअली इस रिएक्शन से जो ग्लूकोज बन रहा है वो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, कैसा बनता है और कहाँ बनता है। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 2 प्रोसेस में बेटा 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। वन प्रोसेस वी कॉल्ड लाइट रिएक्शन एंड अनदर वी कॉल्ड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मीन्स लाइट इज नेसेसरी फॉर द लाइट रिएक्शन। लाइट प्रेजेंस होगी तो ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। प्लीज इस बात को थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ये वर्ड मैंने यूज़ किया। इंडिपेंडेंट मीन्स लाइट हो या ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स लाइट प्रेजेंस होगा तो भी डार्क रिएक्शन होगी, नहीं भी होगा तो भी डार्क रिएक्शन होगी। उसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर लाइट प्रेजेंस होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी हैपन होती रहेगी। लाइट रिएक्शन ये होती है बेटा आपकी थाइलाकॉइड के अंदर। थाइलाकॉइड के अंदर मीन्स बेसिकली ग्रैना रीजन में। ग्रैना रीजन में लाइट रिएक्शन होती है एंड डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा रीजन में। स्ट्रोमा रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट मीन्स यहाँ थाइलाकॉइड के अंदर यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगी और यहाँ पे स्ट्रोमा रीजन में आपकी डार्क रिएक्शन होगी। तो ये लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन होती क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। हमने क्या कहा? सनलाइट और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर, इसके अंदर आपकी लाइट रिएक्शन हो रही। तो अगर आपको सोचो बॉडी की कुछ भी फंक्शनिंग करना है, कुछ भी काम करना है तो हमें एनर्जी चाहिए। और एनर्जी का फॉर्म क्या है? ATP। ये आपने पहले भी पढ़ा है कि ATP इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स द करेंसी ऑफ एनर्जी। फुल फॉर्म ऑफ ATP क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। फुल फॉर्म ऑफ ATP क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जब प्लांट को फूड मटेरियल बनाना है तो प्लांट को भी तो खुद को एनर्जी चाहिए। बट प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? खाने से मिलेगी। पर प्लांट के पास खाना है कहाँ? वो तो खाना बना रहा है। प्लांट के पास खाना है नहीं अभी, उसको खाना बनाना है। पर खाना बनाने के लिए उसको सबसे पहले एनर्जी बनानी पड़ेगी ATP के फॉर्म में। और उसका दूसरा एक बड़ा भाई है ATP का, NADPH2। NADPH2 और NADH2 ये उसका बड़ा भाई है। जो ATP NADH2 टूटता है तो ही ATP निकलता है आपका, तो भी ATP निकलता है। तो सबसे पहले प्लांट को खुद के लिए एनर्जी बनानी पड़ेगी एंड देन उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके वो अपने लिए खाना बनाएगा। तो एनर्जी बनाने का जो काम करता है वो लाइट रिएक्शन करती है बेटा। एनर्जी बनाने का काम कौन कर रहा है? लाइट रिएक्शन कर रही है। और एनर्जी कैसे बन रही है देखते हैं ज़रा। जब सनलाइट फॉल्स ऑन द मीजोफिल सेल्स, जब सनलाइट फॉल्स होती है आपकी मीजोफिल सेल्स के ऊपर, मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, तो इसके जो क्लोरोफिल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट के जो फोटोन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका यूज़ करके वो ATP बनाते हैं। उसका यूज़ करके, ये एक्चुअल प्रोसेस आपको हायर क्लासेस में होंगी कैसे बनता है। तो इसका यूज़ करके वो ATP बना रहे। बट ATP बनने के दौरान क्या होता है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेकडाउन होता है। मीन्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लाइट रिएक्शन, ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और उसे हम बोलेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस मीन्स, फोटो मीन्स लाइट, लाइट के प्रेजेंस में लाइस होना मतलब खत्म होना, ब्रेकडाउन होना। तो वो लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, वाटर यहाँ पे खत्म हो रहा है, दैट प्रोसेस वी कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पे पानी आया कैसा? लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि some tissues are responsible for the conduction of water, that tissue we called xylem tissue। यहाँ से xylem tissue आई, xylem tissue ने पानी कंडक्ट किया, यहाँ से उसने रेटिस में छोड़ा, यहाँ से उसने मेसोफिल सेल्स के अंदर वाटर रिलीज किया। मेसोफिल सेल से वाटर गया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन से वाटर गया यहाँ पे थाइलाकॉइड के ल्यूमेन के अंदर। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए बेटा, ये ल्यूमेन के अंदर, ये ल्यूमेन के अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। एंड ये वाटर मॉलिक्यूल्स टूट गए। टूट किस में गए? H+ आयन एंड OH माइनस आयन एंड फाइनली अगेन H+ आयन में आपके टूट गए और आपस H+ एंड O, और ये आपस में दो O जुड़ के O2 प्रिपेयर्ड हो गया। आपस में जो ऑक्सीजन के एटम्स है वो कंबाइन हो गए और O2 प्रिपेयर्ड हो गया। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होके लाइट रिएक्शन के दौरान आपका वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट अप होके ऑक्सीजन का प्रिपरेशन हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड region or grana part. It is the light synthesis reaction, means prepare the energy in the form of ATP or NADP। इस दौरान थाइलाकॉइड के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल
थैलेकॉइड के अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ और उसके थ्रू आपका ऑक्सीजन का प्रिपेयर हुआ। मींस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के अंदर जो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है वो किसके थ्रू निकलता है, वो वाटर का ब्रेकडाउन होने के बाद निकलता है, वो वाटर का ब्रेकडाउन होने की वजह से निकलता है। ओके, अब हमें पता चल गया ऑक्सीजन कैसे निकलता है। अब व्हाट अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसा बनता है वो भी देख लेते हैं। ग्लूकोज कैसा बनता है, चलो देखो, ग्लूकोज बनता है आपका डार्क रिएक्शन में। अब एनर्जी तो बन गई, एनर्जी बना दी उसने लाइट रिएक्शन ने एटीपी के फॉर्म में, उस एनर्जी का यूटिलाइज करेगा और डार्क रिएक्शन परफॉर्म करेगा। डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा रीजन, इस मैट्रिक्स रीजन में हो रही है। और क्या होगा, उस एनर्जी का यूटिलाइज करके, यहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है। क्या होता है डार्क रिएक्शन में, क्या हो रहा है बेटा आपका, डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है, केमिस्ट्री में हमने देखा है, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वी कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन होके, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके पास कार्बन भी है, इसके पास ऑक्सीजन भी है, इसके अंदर अगर हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो हमारा ग्लूकोज बन जाएगा। ये देखो कार्बन ऑलरेडी है, ऑक्सीजन ऑलरेडी है, हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है, मीन्स हमने रिडक्शन कर दिया। तो रिडक्शन ऑफ CO2 से आपका ग्लूकोज बना C6H12O6। तो ये हाइड्रोजन आए कहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ रिलीज हो गए थे ना बेटा, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेकडाउन करने के बाद बहुत सारे हाइड्रोजन बाहर निकले थे। उस हाइड्रोजन को इसने ले लिया, किसने ले लिया, स्ट्रोमा रीजन ने ले लिया, और उसको कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके उसका रिडक्शन कर दिया और ग्लूकोज बना दिया। मींस डार्क रिएक्शन से क्या बनता है आपका, डार्क रिएक्शन के अंदर आपका ग्लूकोज बन रहा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से इन द रीजन ऑफ स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट होना जरूरी नहीं है। मींस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान दिन में प्लांट में लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती रहती है। लाइट भी होगी, डार्क भी होगी, लाइट भी होगी, लाइट डार्क भी होगी। पर रात के समय क्योंकि लाइट रिएक्शन नहीं होती, लाइट प्रेजेंस न होने की वजह से, बट डार्क रिएक्शन आपकी होती रहती है। ओके, सो अब प्लांट ने बना दिया खाना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कोई भी प्लांट हो बेटा आपका, वो पल्सेस हो, वो सीरियल्स हो, वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, कोई भी प्लांट हो, कोई धतूरा हो, कोई पॉइजनस प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट ही बनाता है, ग्लूकोज ही बनाता है, ग्लूकोज ही बनाता है। तो प्लांट क्या बना रहा है, प्लांट प्रिपेयर्ड, ये तीन टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। प्लांट ऑलवेज प्रिपेयर्ड ग्लूकोज, प्लांट ग्लूकोज बनाता है, बट ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज हाईली डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो प्लांट ने ग्लूकोज बनाया और हमें पता है कि मेसोफिल सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा पानी होता है, तो उस पानी के अंदर वो ग्लूकोज घुल जाएगा और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू उड़ जाएगा, है ना। वाटर क्योंकि डिजॉल्वेबल है तो उस पानी के अंदर वो घुल जाएगा और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर बॉडी से निकल जाएगा, उड़ जाएगा। तो प्लांट ने इतनी मेहनत करके, इतना तामझाम करके, इतना मुश्किल से ग्लूकोज बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, वो उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करेगा, कुछ तो करेगा उसको बचा के रखने के लिए। तो क्या करता है देखो, अब प्लांट मेसोफिल सेल्स के अंदर उसने फूड बनाया ग्लूकोज के फॉर्म में, बट उसको स्टोर यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि लीफ के अंदर तो पूरा फूड मटेरियल स्टोर नहीं होता ना। पैरेन्काइमेटस टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होती है स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल के लिए, हमने 9th क्लास में देखा है। तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होती कहाँ है, सभी जगह होती है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू लीफ में भी है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू स्टेम में भी है, रूट में भी है, फ्लावर्स में भी है, फ्रूट्स में भी है। तो जहाँ जहाँ पे पैरेन्काइमेटस टिश्यू है वहाँ पे उस प्लांट को ये खाना पहुँचाना है जो उसने ग्लूकोज के फॉर्म में बनाया। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाना है मीन्स ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्ट करता है सुक्रोज के फॉर्म में। सुक्रोज क्या होता है, जब दो ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो सुक्रोज बन जाता है, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो सुक्रोज बन जाता है। तो प्लांट बनाता ग्लूकोज है, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज करता है, बट सुक्रोज भी कुछ क्वांटिटी में डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व हो जाएगा तो फिर वॉश आउट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम सेम रहेगी। अब क्या हो जाता है, ये जाके पहुंच तो गया सुक्रोज के फॉर्म में, पैरेन्काइमेटस टिश्यू जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे जाके पहुंच गया। अब उसको स्टोर होना है उस पैरेन्काइमेटस टिश्यू के अंदर, तो सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि डिसॉल्वेबल फॉर्म है। तो ये स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। तो ये टर्मिनोलॉजी तीन हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। प्लांट खाना बनाता है, प्रिपेयर करता है, प्लांट प्रिपेयर्ड फूड, सेंटेंस इनकम्प्लीट है। प्लांट प्रिपेयर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। पर स्टार्च किस फॉर्म में, कौन से प्लांट में स्टोर करेगा, अगर कोई प्लांट कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है तो उसके अंदर स्टार्च के फॉर्म में फूड मटेरियल को स्टोर करेगा। व्हाट अबाउट द प्रोटीन एंड फैट्स। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ग्लूकोज बनता है एंड देन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड एंड अमाइनो एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। पल्सेस के अंदर वो प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर होता है। देन ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड फैटी एसिड इज
कन्वर्टेड इनटू फैट्स, एंड जो ऑयल सीड प्लांट है उसके अंदर वो फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो फाइनली बेसिकली बनता ग्लूकोज ये, एंड देन उनका कन्वर्जन होता जाता है। बट बेसिकली जो सीरियल्स है, जो आपकी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्लांट है, उसमें बनता ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज के फॉर्म में होता है, एंड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है आपका कि प्लांट किस फॉर्म में फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और कहाँ स्टोर करते हैं, इनसाइड द पैरेन्काइमेटस टिश्यू। पैरेन्काइमेटस टिश्यू कहाँ पे होती है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू ऑल ओवर द प्लांट आपकी प्रेजेंट रहती है। ओके, दिस इज अबाउट योर फोटोसिंथेसिस। इस तरह से प्लांट प्रिपेयर द सिंपल फूड कंपोनेंट लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। सभी चीज़ें प्लांट्स ने बना ली फॉर देयर न्यूट्रिशन। दैट्स वाई प्लांट वी कॉल द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर टू ऑल? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन clear to all? Now we move towards the heterotropic mode of nutrition. चलो देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। प्लांट ने तो अपना खाना बना लिया, फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा बहुत बड़ा मेन रोल करते हैं बेटा। स्टोमेटा आर वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे करते हैं चलो देखते हैं। स्टोमेटा बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होगा, ये लीफ है, ये लीफ का लेमिना है, लीफ लेमिना। लास्ट ईयर हमने देखा था लीफ का स्ट्रक्चर देखा था स्टेम वगैरह का, उसमें एपिडर्मल सेल देखी थी। तो लीफ के अंदर भी एपिडर्मल सेल्स होती है, और यहाँ पे छोटे छोटे पोअर्स होते हैं, है ना। दैट टाइनी पोअर्स प्रेजेंट ऑन लीफ लेमिना कॉल्ड स्टोमेटा। लीफ लेमिना के ऊपर जो छोटे छोटे पोअर्स होते हैं दैट वी कॉल्ड स्टोमेटा। और स्टोमेटा बेसिकली फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या है बेटा, ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर के लिए। 2 ही फंक्शन है स्टोमेटा का, एक है हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन करते हैं मीन्स वाटर का लॉस करते हैं एक्सेस क्वांटिटी में जो वाटर होगा, और दूसरा है हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। कौन से गैस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन फॉर द इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके लिए वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो एक्चुअली स्टोमेटा कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं चलो देखते हैं। स्टोमेटा ये जो सेल्स है, दीज आर सराउंडेड बाय द किडनी शेप और बीन शेप सेल्स। ये कुछ बीन शेप और किडनी शेप सेल से सराउंडेड होते हैं। इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये जो बीन शेप और किडनी शेप सेल है उसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस भी है। तो क्लोरोप्लास्ट और ये न्यूक्लियस है ना, इस सेल को कहा जाता है गार्ड सेल। कैसे है, बीन शेप, किडनी शेप। ओके, दैट गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय द एपिडर्मल सेल्स। ये सेल सराउंडेड, देखो सुंदर सा फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। सो दीज आर द एपिडर्मल सेल। अभी स्टोमेटा के अंदर आपको कुछ गैप दिखाई देगी बेटा, है ना। ये देखो यहाँ पे गैप है, दैट गैप वी कॉल्ड स्टोमेटल पोर। यानी स्टोमेटल पोर के थ्रू ये जो स्टोमेटा है ये ओपन स्टोमेटा है। ओपन स्टोमेटा मीन स्टोमेटल पोर बिकम ओपन। तो इस स्टोमेटल पोर के थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग होता है। तो क्लोज स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये जो बीन शेप है बस उसको बंद कर दो ऐसा, बाकी सब आपका जैसे का वैसा। एपिडर्मल सेल एज इट इज़, किडनी शेल एज इट इज़, ये न्यूक्लियस भी होगा, उसमें साइटोप्लाज्म भी होगा एज इट इज़, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। बट क्या होगा, ये स्टोमेटल पोर इज क्लोज्ड। स्टोमेटल पोर जो यहाँ पे बना है वो क्लोज्ड है, तो ये क्लोज्ड स्टोमेटा। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता कैसा है, फंक्शन कैसा परफॉर्म करता है, चलो देखते हैं। ओके, ये हमने देखा था कि मीजोफिल सेल्स है ना, ये मीजोफिल सेल्स हैं। तो मीजोफिल सेल्स में वाटर आता है, तो मीजोफिल सेल्स में वाटर आएगा तो एपिडर्मल सेल्स के पास भी वाटर आएगा। एपिडर्मल सेल से वाटर जाएगा गार्ड सेल के पास, है ना, H2O एंटर होगा यहाँ पे। एपिडर्मल सेल से वाटर जाएगा, दूसरा कलर पेन ले रही हूँ बेटा, यहाँ पे गार्ड सेल के पास वाटर जाएगा। और जब वेनेवर द गार्ड सेल टेक द वाटर फ्रॉम द एपिडर्मल सेल इट बिकम स्वेल अप गार्ड सेल। एंड जब गार्ड सेल स्वेल अप होते हैं देन स्टोमेटा ओपन। एंड जब
गार्ड सेल्स वाटर को रिलीज करते हैं एपिडर्मल सेल में, वाटर को लूज करते हैं एपिडर्मल सेल में, तो स्टोमेटा बिकम क्लोज। और सेल कैसी हो जाती है, गार्ड सेल कैसी हो जाती है, श्रिंक। Guard cell become shrink as stomata become close. So opening and closing of the stomata is dependent on the molecules, movement of the water molecules, and movement of the water molecules को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के बेसिस के ऊपर आपका स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहाँ पे होती है। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में कितनी स्टेप्स होती है बेटा, पहले ही 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है। फर्स्ट स्टेप, टेकन ऑफ द सनलाइट फ्रॉम द टेक सनलाइट फ्रॉम द सन इन एंड स्टोर्ड इन द क्लोरोफिल। ओके, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या हो जाता है उसका, सेकंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन। एंड थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। ये 3 स्टेप्स में आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। वन मोर लाइन आपकी एनसीईआरटी में दी है कि डेजर्ट जो प्लांट होते हैं, वहाँ पे डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा दिन के समय बंद रहते हैं, तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो रात के समय होता है। मीन्स वहाँ पे दिन के समय लाइट रिएक्शन होगी एंड डार्क रिएक्शन जो साइमल्टेनियसली होती रहती है दिन और रात में, वो सिर्फ रात के समय हो पाएगी क्योंकि दिन के समय स्टोमेटा क्लोज रहती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ये बेसिकली डिफरेंट है, आपका डिफरेंस है डेजर्ट प्लांट का एंड नॉर्मल प्लांट का, है ना। दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये टॉपिक आपका खत्म हो रहा है स्टोमेटा के साथ। आई होप आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड यहाँ पे हो गया होगा। अब प्लांट ने अपना खाना बना के स्टोर कर दिया, कहाँ स्टोर कर दिया, स्टेम के अंदर स्टोर किया, लीफ के अंदर स्टोर किया, फ्रूट के अंदर स्टोर किया, फ्लावर के अंदर स्टोर किया, एंड दैट फूड मटेरियल को हम खाते हैं एंड हम भी एनर्जी गेन करते हैं। सो सेकंड टाइप इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या देखी थी हमने, वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड पर्पस। फिर वो अदर ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, अदर ऑर्गेनिज्म कोई दूसरा एनिमल्स भी हो सकता है। तो बेसिकली ड्यू टू दैट एबिलिटी द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरी। वन वी कॉल द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, 3 होते मेन, एंड थर्ड इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है देखते, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, दैट वी कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये 2 तरह से हो सकता है। कैसे हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर से चिपका है एंड न्यूट्रिशन ले रहा है, और बाहर से चिपक कर अगर न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसे हम बोलते हैं एक्सोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट लाइक योर लाइस, है ना, लाइस जो है आपकी, मॉस्किटो है, ये एक्सोपैरासाइट बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं। और दूसरा है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मीन्स बॉडी के अंदर है किसी ऑर्गेनिज्म के एंड देन न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इसे हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं। एंड इसका एग्जांपल है टेपवर्म, अपेंडिक्स, राउंड वर्म एक्सेट्रा। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इट। जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है दैट ऑर्गेनिज्म वी कॉल्ड होस्ट ऑर्गेनिज्म। मीन्स वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म बॉडी फॉर द फूड पर्पज, दैट ऑर्गेनिज्म वी कॉल्ड पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, एंड दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन वी कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स में मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल्स दे दिए, इसमें प्लांट में कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ प्लांट भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करती हैं, तो उस प्लांट्स में एग्जाम्पल है बेटा आपके, प्लांट्स में इसके एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम अमरवेल, और दूसरा है डूडर। ओके, ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, मीन्स दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर फूड पर्पज। कस्क्यूटा को तो आपने देखा होगा, बहुत कॉमनली है, कहीं पे भी मिल जाएगा, येलो कलर के धागेनुमा स्ट्रक्चर है, प्लांट के ऊपर रहता है, और येलो कलर का है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो होस्ट प्लांट से वो अपना फूड मटेरियल लेता है। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल for food. One organism depend on the dead and decaying material for the food purpose, that organism we call saprophytes, and that mode of nutrition we call saprophytic mode of nutrition. Example is fungi and bacteria.
एग्जाम्पल इज फंगी एंड बैक्टीरिया। ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर सड़ी गली चीज़ों के ऊपर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे फंगी को आपने देखा होगा, बेसिकली वो किसी भी लिटर बिन होगा, डस्ट बिन होगा, उसमें कुछ सब्जी भाजी सड़ रही है, आपकी रोटी या ब्रेड के ऊपर आपका फफूंद आती है, दैट फफूंद वी कॉल द फंगी, है ना। तो ये डेड एंड डिकेइंग रोटन मटेरियल के ऊपर जनरली आपकी ग्रो करती है। ओके, देन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स इफ द ऑर्गेनिज्म टेक सॉलिड फूड, if the organism holozoic mode of nutrition means if the organism takes solid food, that organism nutrition we called holozoic food of nutrition. solid food means solid form में कुछ ना कुछ फूड मटेरियल ले रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म को, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसमें मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल आता है ह्यूमन। We are belong to the category of holozoic mode of nutrition in which organism is depend on the other organism. फिर अगेन ये डिवाइडेड होता है आपका हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। एंड ह्यूमन बींग मेनली कैसा है बेटा? ओमनिवोर। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है, इसलिए इसको डिटेल करने की जरूरत नहीं है। हर्बीवोर मीन्स ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवोर मीन्स एनिमल डिपेंड ऑन द अदर एनिमल फॉर द फूड पर्पज। एंड ओमनिवोर मीन्स ऐसे एनिमल्स जो प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों प्रोडक्ट को खा सकते हैं। सो वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आपके आते हैं। सो दीज आर द बेसिकली कैटेगरीज of the holozoic heterotropic mode of nutrition. Now we talk about the holozoic mode of nutrition, क्योंकि यही हमें देखना है। ह्यूमन बींग का डाइजेशन प्रोसेस इसी के अंदर आती है, न्यूट्रिशन प्रोसेस इसी के अंदर आती है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले वी टॉक अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और क्योंकि ये सॉलिड फूड लेता है इसलिए इसके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। ये कुछ स्टेप्स के अंदर अपनी न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट करता है बेटा। 5 स्टेप है टोटल। यही 5 स्टेप एनिमल, ह्यूमन बींग भी इसी 5 स्टेप का आपका बिलोंग करता है, फॉलो करता है। कौन सी स्टेप से, पहले हम इसकी देख लेते हैं। अमीबा के अंदर कौन सी 5 स्टेप है जिसके अंदर वो अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। फर्स्ट जो स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप वी कॉल्ड इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, then absorption, then assimilation, and finally egestion. ह्यूमन बींग ऑल्सो फॉलो दैट 5 स्टेप। इस 5 स्टेप में वो अपना फूड मटेरियल कंप्लीट करता है, फूड साइकिल कंप्लीट करता है। कैसे करता है चलो देखें। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कभी कभी आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए सीबीएसई में, या फिर कभी डायग्राम्स भी आते हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हम डायग्राम के फॉर्म में ही देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। अमीबा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई शेप एंड साइज नहीं रहता, और उसके पास है क्या, बेचारे के पास सिर्फ साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या करता है, सपोज ये उसको फूड मटेरियल दिख गए, ये अमीबा का फूड है। अब उसको फूड को कैप्चर करना है, तो वो क्या करेगा, बेसिकली अपनी जो बॉडी है उसके सीडोपोडिया बनाएगा। सीडोपोडिया को हमने देखा है, क्या बोलते हैं हम, सीडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट, मीन्स अपना साइटोप्लाज्म को इस तरफ ढकेलेगा, फूड की तरफ, और साइटोप्लाज्म को फूड की तरफ ढकेलने की वजह से वो क्या बन जाएगा, उसका ये आर्म लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इसे हमने बोला सीडोपोडिया, सीडोपोडिया। और इस फूड को फिर वो कैप्चर करेगा, तो ये प्रोसेस कहलाती है इंजेशन। ये प्रोसेस कौन सी है उसकी, इंजेशन। इंजेशन मतलब अंदर लेने की कोशिश कर रहा है। अब फाइनली उसने अंदर ले भी लिया। अब अंदर ले ही लिया, ये न्यूक्लियस है उसका। अब ये फूड कंपोनेंट है, इस फूड कंपोनेंट को हम थोड़ा सा अलग कलर से करते हैं, रेड कलर से करते हैं ना। उसने ये फूड को ले लिया, तो ये जो फूड है बेटा उसके आसपास एक वैक्यूल बन जाता है, दैट वी कॉल फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल, फूड मटेरियल लिया, वो वैक्यूल के अंदर, अमीबा की बॉडी में फूड वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, उस फूड वैक्यूल के पास वो फूड मटेरियल चला गया। और बेसिकली जो सेकंड स्टेप होती है डाइजेशन की, वो यहाँ पे हो रही है। फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं जो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। सो डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द फूड वैक्यूल। देन फाइनली डाइजेशन कर दिया, तो अब क्या करेगा वो, थर्ड स्टेप में ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, यही के ही आपकी बता रही हूँ बेटा। देन क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, देन वो एब्सॉर्ब कर लेगा, मीन्स इस सेल के साइटोप्लाज्म में सब आ जाएगा। आपका फूड का जो सिंपल फॉर्म था वो साइटोप्लाज्म में आ गया, तो ये प्रोसेस हो गई एब्सॉर्प्शन। आप चाहो तो इसकी सिंगल सेपरेट डायग्राम भी बना सकते हो, मैंने यहाँ पे एक ही डायग्राम के अंदर दोनों प्रोसेस आपकी कंप्लीट कर दी, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन। और तीसरी प्रोसेस भी हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब वो जो फूड मटेरियल उसने डाइजेस्ट किया, जो एब्सॉर्ब कर दिया, अब उस एब्सॉर्ब फूड मटेरियल को असिमिलेट करेगा।
तीनों प्रोसेस मैंने एक ही डायग्राम में कंप्लीट कर दी। असिमिलेट करेगा मीन्स उसकी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करेगा, उसको फिशन करना है, उसको डिवाइजन करना है, उसको अपनी बॉडी की ग्रोथ करना है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करना है, उन सब काम के लिए वो अपना फूड मटेरियल का यूटिलाइज करेगा। तो यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल वी कॉल्ड असिमिलेशन प्रोसेस। ओके, वो रेस्पिरेशन के दौरान उसका यूज होता है। एंड फाइनली द प्रोसेस इज इजेशन। इजेशन में क्या होगा, वो जो वेस्ट मटेरियल है ये फिर से सीडोपोडिया बनाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है ये न्यूक्लियस है, ये फूड वैक्यूल है, अनादर फूड वैक्यूल बन गया। अब एक फूड वैक्यूल खाली हो गया, दूसरा फूड वैक्यूल बन रहा है, और ये है वेस्ट मटेरियल, और प्रोसेस वी कॉल्ड इजेशन। वेस्ट मटेरियल को उसी फूड वैक्यूल से बाहर फेंक देगा, बॉडी के बाहर कर देगा अनडाइजेस्टेड मटेरियल को, दैट प्रोसेस वी कॉल्ड इजेशन। इस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस आपकी होती है। क्योंकि सॉलिड फूड कंपोनेंट लेता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो दिस इज अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा। सिमिलरली सेकंड ऑर्गेनिज्म के बारे में भी एनसीईआरटी में दिया है, न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम। मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ बेटा, पैरामेशियम। दिक्कत क्या है, डिफरेंस क्या है पैरामेशियम और न्यूट्रिशन में? अमीबा में दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामेशियम के पास उसकी ऑल ओवर द बॉडी सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। उसकी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट रहते। बाकी स्टेप्स यही फॉलो होगी, इसी तरह से फूड वैक्यूल बनेगा, वो फूड वैक्यूल में फूड लेगा, डाइजेस्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, असिमिलेट करेगा और इजेशन करेगा सिमिलरली। बट इसकी इंजेशन प्रोसेस डिफरेंट हो जाती है अमीबा से। अमीबा क्या करता है, सीडोपोडिया बनाता है इंजेशन करने के लिए, एंड पैरामेशियम के पास सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द पैरामेशियम, एंड दैट सीलिया हेल्प टू कैच द फूड। वो सीलिया की हेल्प से फूड को कैच करता है एंड देन अपना डाइजेशन करवाता है। इतना ही एक बेसिक डिफरेंस है अमीबा और पैरामेशियम के अंदर, बस द इंजेशन प्रोसेस के अंदर। बाकी रिमेनिंग प्रोसेस आपके दोनों ऑर्गेनिज्म में सेम होती है। सो दिस इज अबाउट द न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन है, क्या आता है, ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसका न्यूट्रिशन आता है बेटा, ह्यूमन बीइंग। सो बेसिकली वी टॉक अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कैसा है, होलोजोइक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कैसा है, होलोजोइक। ह्यूमन बीइंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। नाउ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। Human digestive system start from mouth and ends at anus, and that complete part start from mouth to anus that we called alimentary canal. उसको हम बोलते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन में एलिमेंट्री कैनाल होती है आपकी 9 मीटर लॉन्ग, और अगर हम उसको फीट में करते हैं तो 33 फीट लेंथ होती उसकी। 9 मीटर लेंथ of the human alimentary canal start with mouth, ends at anus. Okay, so देखते हैं, स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ पार्ट, ओके, फर्स्ट पार्ट इज माउथ। कौन से पार्ट होते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल के, माउथ, ईसोफेगस, देन स्टमक, small intestine and large intestine. These are digestive organ, and some digestive gland also there. That digestive gland help to prepare the digestive enzyme, or that enzyme reduce what we called that enzyme easily done the process of digestion. उस एंजाइम की वजह से डाइजेशन की प्रोसेस आपकी इजी होती है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है बेटा आपके इसमें, फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड, देन लीवर, पैंक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टियल ग्लैंड।
These are some glands produce the enzyme which is helpful for the process of digestion. So firstly start with the digestive organ का जो पहला पार्ट है बेटा आपका माउथ, इससे हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन की प्रोसेस को। माउथ से स्टार्ट हो रही है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। माउथ पार्ट वी आल्सो कॉल्ड बकल कैविटी, that we also called buccal cavity. Mouth part divided into two types, two category types से बोलेंगे हम, two category. One is teeth and tongue. दो पार्ट है, GUE, टंग की स्पेलिंग रॉन्ग कर दी मैंने, TONGUE, ओके। दो पार्ट है माउथ एरिया के अंदर, टीथ एंड टंग, विच बोथ आर हेल्पफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। चलो देखते कैसे। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट टीथ। ह्यूमन बीइंग में 2 टाइम्स टीथ आते हैं। पहली बार जो टीथ का सेट आता है दैट सेट वी कॉल्ड मिल्क टीथ, छोटे बच्चों में होते हैं। फिर मिल्क टीथ टूट के गिर जाते हैं और उसकी जगह रिप्लेस होते हैं और परमानेंट टीथ आते हैं। तो 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं ह्यूमन बीइंग में। फर्स्ट टीथ वी कॉल्ड मिल्क टीथ एंड सेकंड वी कॉल्ड परमानेंट टीथ, ओके। एंड टाइप्स ऑफ टीथ कितने ह्यूमन के पास? टाइप्स ऑफ टीथ ये लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है। इंसिसर्स, कनायंस, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 टाइप्स ऑफ द टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बकल कैविटी, इंसिसर, कनायंस, प्रीमोलर एंड मोलर, ओके। इंसिसर जो सामने के दांत होते हैं बेटा आपके सामने के, दैट वी कॉल्ड इंसिसर। तो अगर हम ये वाला हिस्सा है हमारा, ये अपर बकल कैविटी, ये लोअर बकल कैविटी, अपर टीथ, लोअर टीथ, अपर जॉ, लोअर जॉ, तीनों बोल सकते हैं। तो अपर जॉ, लोअर जॉ, अडल्ट कंडीशन में टीथ कितने होते हैं? इन अडल्ट टीथ होते हैं 32 एंड इन चाइल्ड टीथ होते हैं 20। टीनेज में वो 26, 28 आपको देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। अडल्ट में 32 टीथ होते हैं, चाइल्ड में आपके छोटे बच्चे में जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 टीथ होते हैं। सामने के टीथ इंसिसर कहलाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग को अगर हमने बकल कैविटी को अगर ऐसे 2 वर्टिकली पार्ट में डिवाइड किया, बकल कैविटी को वर्टिकली पार्ट में डिवाइड किया, जैसे ये आपकी बकल कैविटी है, यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ये बकल कैविटी है, इसको मैंने वर्टिकली डिवाइड किया। तो क्योंकि अडल्ट में कितने टीथ है आपके? 32। तो यहाँ पे हमको मिलेंगे 16 टीथ और यहाँ पे मिलेंगे 16 टीथ, क्योंकि वर्टिकली उसको मैंने डिवाइड किया। तो ऑब्वियसली मुझे 16 टीथ यहाँ पे मिलने चाहिए, 16 टीथ यहाँ पे मिलने चाहिए, ओके। सो मैं इंसिसर की बात करूँगी तो इंसिसर टोटल होते हैं आपके 4। तो मैं एक जॉ ड्रॉ किया यहाँ पे, नीचे वाला ड्रॉ नहीं, ये अपर जॉ है ना। तो 2 इंसिसर इस साइड से रहेंगे, 2 इंसिसर इस साइड से रहेंगे, मीन्स एक जॉ के अंदर इंसिसर कितने होंगे? 2 इंसिसर कितने होंगे? 2 ऊपर की तरफ से, 2 नीचे की तरफ से, 2 इधर से, सॉरी 2 इधर से और 2 इधर से, 2 इधर से और 2 इधर से, कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। कनायंस एक इधर से होता है, एक इधर से होता है। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, हाँ सही जा रहे। कनायंस होता है आपका, थोड़ा सा अलग पेन से करूँगी तो ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। ये 4 तो इंसिसर्स हो गए आपके, ये कनायंस हो गए, एक इस साइड से, एक इस साइड से। देन प्रीमोलर भी 4 होते हैं, 2 इस साइड से और 2 इस साइड से। एंड मोलर होते हैं टोटल 6, 1 2 3 इस साइड से, 1 2 3 इस साइड से। तो अगर मैं 1 साइड की बात करूँगी तो 1 साइड पे टीथ कितने हैं? 2 इंसिसर्स, 1 कनायन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो ये क्या होगा आपका? 2 1 2 3। हाफ पार्ट में, एक जॉ के हाफ पार्ट में 2 1 2 3 टीथ है हमारे टाइप्स में, और दूसरे पार्ट में 2 1 2 3 है। तो ये जो 2 1 2 3 2 1 2 3 नंबर है बेटा, दैट नंबर वी कॉल्ड टीथ फॉर्मूला, दैट नंबर वी कॉल्ड टीथ फॉर्मूला। तो अडल्ट में टीथ फॉर्मूला क्या है? अडल्ट में फॉर्मूला है 2 1 2 3 और 2 1 2 3, इसको नीचे भी लिखा जाता है। तो अडल्ट का टीथ फॉर्मूला है 2 1 2 3, इसमें हाफ जॉ की बात करी हूँ मैं, और कंबाइन करेंगे तो ये 4 2 4 और 6, 4 2 4 6, एक जॉ में 4 2 4 6, 2 दूसरे जॉ में, मतलब 16 और 16 32 टीथ आपके टोटल अडल्ट में हो जाते हैं। बच्चों में डिफरेंस क्या है? बच्चों में तो 20 टीथ है। बच्चों में डिफरेंस ये होता है कि चाइल्ड में कंडीशन क्या आती है देखते हैं। चाइल्ड में इंसिसर 2 ही होंगे, कनायन भी 1 होगा, प्रीमोलर आर अब्सेंट इन
चाइल्ड कंडीशन, मतलब मिल्क टीथ के अंदर प्री मोलार नहीं होते। तो प्री मोलार नहीं है मतलब 0, एंड मोलार पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते, 2 ही डेवलप होते, मीन्स उनका फॉर्मूला बनता है 2102 2102। दिस इज द टीथ फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड में प्री मोलार टीथ अब्सेंट होते हैं, मिल्क टीथ के सेट में प्री मोलार टीथ आपके नहीं बनते हैं। तो इंसिसर, कनायंस, प्री मोलार एंड मोलार, इस तरह से आपके 32 टीथ इन अडल्ट कंडीशन एंड 20 टीथ इन चाइल्ड कंडीशन। चाइल्ड कंडीशन में 20 के 20 आपके मोलार रिप्लेस नहीं होते, सॉरी मोलार सभी के सभी रिप्लेस हो जाते हैं, रिप्लेस होकर नए टीथ आते हैं, एंड बाकी के जो बच्चे वाले 2 आए ही नहीं अभी, वो परमानेंट टीथ के अंदर आपके आ जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द टीथ। अब थोड़ा सा टीथ को और देखेंगे कि ये टीथ काम क्या कर रहे हैं, है ना। ये फॉर्मूले तक हो गए, अब काम क्या कर रहे हैं चलो देखते हैं। सामने के जो दांत है बेटा, सामने के दांत से हम जनरली फूड मटेरियल को काटते हैं, काटने के लिए यूज़ करते हैं, हम कभी भी चबाते नहीं सामने के दांत से, काटने के लिए यूज़ करते हैं। तो दैट टीथ वी कॉल्ड बाइटिंग टीथ। इंसिसर को हम बोलते हैं बाइटिंग टीथ। कनायंस जो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स है, जो मेट या फ्लेश खाते हैं, तो मेट और फ्लेश का रबर लाइक स्ट्रक्चर रहता है ना, थोड़ा सा इलास्टिसिटी रहती है उसको, तो उसको फाड़ना पड़ता है, टीयर करना पड़ता है। तो कनायंस थोड़े नुकीले होते हैं, ये थोड़े फ्लैट होते हैं। कनायंस कैसे होते हैं बेटा, कनायंस थोड़े आपके ऐसे नुकीले होते हैं, तो कनायंस को कहा जाता है टीयरिंग टीथ। टीयरिंग टीथ मीन्स ऐसा फाड़ के खाने के लिए हेल्प होते हैं। प्री मोलार एंड मोलार दोनों को कहा जाता है क्योंकि ये फ्लैट होते हैं। इंसिसर्स आपके कुछ ऐसे दिखाई देंगे, कनायंस आपके थोड़े और नुकीले रहते हैं, इंसिसर इतने ज़्यादा नुकीले नहीं ऐसे होते हैं, कनायंस थोड़े और नुकीले रहते हैं, प्री मोलार एंड मोलार टोटली फ्लैट टीथ होते हैं। तो दैट हेल्पफुल फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड मटेरियल। जैसे हम खाना खाते तो हमने देखा होगा कि इस साइड से हम कोर को रखते हैं, इस साइड से कोर रखते हैं और चबाते हैं, बहुत चबाते, कितना चबाते हैं कि जब तक वो पूरी तरीके से फाइन फॉर्म में ना हो जाए। तो फाइन फॉर्म में कन्वर्ट करना मीन्स ग्राइंड करना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंडिंग टीथ, तो बाइटिंग टीथ, टीयरिंग टीथ, ग्राइंडिंग टीथ, इस तरह से प्री मोलार एंड मोलार हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। पर प्री मोलार भी ग्राइंडिंग का काम कर रहा है, मोलार भी ग्राइंडिंग का काम कर रहा है, तो मोलार की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। जो काम प्री मोलार कर रहा है उसके लिए भी मोलार हेल्प कर रहा है, तो मतलब है नहीं है। तो मोलार को विजडम टूथ भी कहा जाता है बेटा, विजडम टीथ और विजडम टूथ दोनों, टूथ फॉर सिंगुलर, टीथ फॉर प्लूरल। विजडम टीथ मीन्स ऐसे ऑर्गन जो बॉडी के अंदर अननेसेसरी पड़े हुए हैं, दैट वी कॉल वेस्टिजियल ऑर्गन। सो मोलार आर द वेस्टिजियल ऑर्गन। अगर बकल कैविटी के अंदर मोलार टीथ प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमें किसी भी काम हमारा रुकता नहीं है, सब काम हो रहे हैं क्योंकि प्री मोलार का काम ऑलरेडी प्री मोलार टीथ आपके कर ही रहे हैं। तो बाइटिंग टीथ, टीयरिंग टीथ, योर ग्राइंडिंग टीथ है ना, और मोलार टीथ वी कॉल्ड विजडम टूथ, विजडम टीथ। मोलार के ऊपर कभी कभी आपको MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ द टीथ वी कॉल द विजडम टीथ और वेस्टिजियल ऑर्गन, सो इट इज द मोलार टीथ। ओके, इंसिसर के बारे में कुछ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि छोटे बच्चों का जब हंसता है, सबसे पहले छोटे बच्चे में इंसिसर ही डेवलप होता है, और जो हंसता है तो पहले उसके सामने के दांत दिखाई देते हैं, मीन्स इंसिसर दिखाई देते हैं। दैट्स वाई इंसिसर इज ऑल्सो कॉल्ड स्माइलिंग टीथ, उसको स्माइलिंग टीथ भी कहा जाता है। स्माइल करने के बाद सबसे पहले वही दिखाई देते। इवन दो आपका जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट के जो दांत बाहर आए हुए रहते हैं, वो बाहर आए हुए दांत भी आपके इंसिसर ही होते हैं। सो दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू द टीथ। फंक्शनिंग ऑफ टीथ, ये तो हमने देखा स्ट्रक्चर में, हालांकि और बता सकती हूँ पर इतना नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट इन योर क्लास के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में ये रहता है कि ये आपका टीथ है, इस तरह से मसल्स में धंसा हुआ रहता है, तो ये मसल्स है ना, ये टीथ रूट, ये टीथ रूट कहलाता है, टीथ रूट जो मस्कुलर एरिया में आपका पेनिट्रेटेड है। टीथ के बाहर एक हार्ड स्ट्रक्चर रहता है, हार्ड कोटिंग रहती है, दैट वी कॉल्ड इनेमल। कभी कभी इस इनेमल के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही हार्ड कोटिंग होती है, एंड दैट पार्ट, आउटर पार्ट ऑफ टीथ वी कॉल्ड डेंटाइन। टीथ इज मेड अप ऑफ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे, टीथ आर इज नहीं बोलेंगे, टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम प्लस फॉस्फेट। टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम प्लस फॉस्फेट, इंपॉर्टेंट
फॉर MCQ। टीथ किससे बना है बेटा? कैल्शियम एंड फॉस्फेट से बना है। सो इट इज़ द हार्डेस्ट बोन इन आवर बॉडी। इनेमल जो है, इनेमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल विच इज कवर्ड द एंटायर सरफेस ऑफ द टीथ एंड डेंटाइन जस्ट बिलो द इनेमल एरिया दैट वी कॉल द डेंटाइन। ये दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टीथ सभी के लिए। इंसिसर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर सब ऐसा होगा, बट ओनली अपर सरफेस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इंसिसर थोड़े फ्लैट होते हैं, कनाइन थोड़े नुकीले होते हैं और प्रीमोलर और मोलर आपके टोटली फ्लैट होते हैं। सो फंक्शन, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। फंक्शन ऑफ टीथ में क्या आएगा? मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड भी मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। फिर से लिख देते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, फंक्शन ऑफ टीथ में क्या आएगा बेटा? फंक्शन ऑफ टीथ में हेल्प टू ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं हम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ओके, सो हमने बहुत सारा खाना खाया। अब खाना खाने के बाद अभी खाना मुंह के अंदर ही बेटा, अभी ना सिर्फ चबाने का काम हुआ जो टीथ ने किया। नेक्स्ट वर्क है आपका टंग का, नेक्स्ट वर्क है टंग का। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द टंग। टंग का क्या फंक्शनिंग है, क्या करती है? टंग इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन और it is the strongest muscles in our body. Okay, tongue are having some outgrowth. That outgrowth we call papillae. That outgrowth we call papillae. तो बेसिकली जब हम टंग देखते हैं तो टंग के ऊपर आपको छोटे छोटे बम्प्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे आउटग्रोथ दिखाई देगी। दैट स्मॉल आउटग्रोथ, स्मॉल एरिया आउटग्रोथ भी बोलेंगे हम, दैट आउटग्रोथ वी कॉल्ड पेपिल। In short, we also called it taste bud. That we also called taste bud. Means that papillae are responsible for the taste of the food material. वो हमने कुछ क्लासेस में, लोअर क्लासेस में देखा ही है बेटा कि टंग के कुछ पर्टिकुलर पार्ट में पर्टिकुलर टेस्ट आपकी आती है। जैसे टंग के टिप वाले रीजन में आपको स्वीट टेस्ट समझ में आती है, टंग के साइड वाले रीजन में आपको सोअर टेस्ट समझ में आती है, टंग के बैक वाले रीजन में आपको बीटर टेस्ट समझ में आती है और यहाँ वाले रीजन में आपको सॉल्टी टेस्ट समझ में आती है। सो टेस्ट हमारे पास बेसिकली कितनी है? 4 है, स्वीट, सोअर, सॉल्टी एंड बीटर। तो इस पर्टिकुलर एरिया, जो एरिया मैंने यहाँ पे बनाया है, उस एरिया पे वो टेस्ट आपको समझ में आती है। बट आपने वो सोचा होगा कि मैं अगर यहाँ पे करेला कड़वा होता है ना, करेला कड़वा होता है, तो अगर आपने टिप के पास भी करेला लगाया मुंह के अंदर तो भी आपको कड़वी टेस्ट आती है, जबकि कड़वी टेस्ट तो पीछे आना चाहिए टंग के, तो भी आपको कड़वा फील क्यों होता है, बिटर फील क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सलाइवा इन आवर माउथ। हमारी माउथ में सलाइवा प्रेजेंट है, जो लिक्विड मटेरियल है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड बनाती है। दैट लिक्विड मटेरियल, जैसे ही हम यहाँ पे टंग के ऊपर आपका लिक्विड मटेरियल फैला हुआ है और जैसे ही यहाँ पे बीटर लगाते हैं, हम कोई चीज़ कड़वी लगाते हैं, जैसे हमने करेला चख लिया, तो करेला चख लिया तो जो उसकी टेस्ट है वो रैपिडली इस एरिया में चली जाएगी थ्रू दैट सलाइवा के थ्रू इजीली मूवमेंट करेगी इस एरिया से इस एरिया में। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिटरनेस इज आइडेंटिफाई हियर। आइडेंटिफिकेशन जो बिटरनेस का है वो यही होता है, पर तो भी हमें फील यहाँ पे हो रहा है क्योंकि जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा प्रेजेंट है, तो सलाइवा उसको ट्रांसमिट करता है बैक साइड में और हमें फील होता है कि वो कड़वा लग रहा है। दिस इज अबाउट टंग। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सलाइवरी ग्लैंड, क्योंकि ये माउथ का ही पार्ट है। सलाइवरी ग्लैंड भी माउथ में ही लोकेटेड होते हैं एंड माउथ का ही पार्ट है, बकल कैविटी का ही पार्ट है। दैट्स वाई फर्स्टली वी टॉक अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड। माउथ के अंदर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होती है बेटा, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। MCQ क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बकल कैविटी? सो 3 पेयर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बकल कैविटी। 1 सलाइवरी ग्लैंड की पेयर होती है टंग के जस्ट नीचे लोअर जॉ के बाहर। 1 पेयर प्रेजेंट होती है आपकी अपर जॉ के पास में, अपर जॉ के पास में 1 पेयर, लोअर जॉ के पास में 1 पेयर और 1 पेयर आपके ईयर के पास, इस एरिया में लोकेटेड रहती है। तो 3 pairs of salivary gland, one is here, one is near to the upper jaw, another is near to the lower jaw below the tongue area. तो 3 pairs of salivary gland होती है। salivary gland secrete saliva,
सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, एंड सलाइवा क्या है? सलाइवा इज द लिक्विड मटेरियल, सलाइवा इज द लिक्विड मटेरियल विच कंटेन 90% ऑफ वाटर, विच कंटेन 90% ऑफ वाटर। सलाइवा के अंदर 90% वाटर होता है। इसके अलावा सम सॉल्ट होते हैं, देन सम एंजाइम्स होते हैं, सम आयन्स होते हैं, सम प्रोटीन्स होते हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट इनकी क्वांटिटी बहुत कम है। ज़्यादा परसेंटेज क्या है आपका? वाटर का है एंड एंजाइम का है, बाकी तो निग्लिजिबल है आपका। तो सलाइवा, इसके अंदर वाटर का कंटेंट भी पूछा जाता है बेटा। जो लिक्विड मटेरियल है सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड कैसी है हमारी? ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे लेसन में, उस समय मैं बता दूंगी आपको। ग्लैंड एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्लैंड इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल्स, और ऐसी ग्रुप ऑफ सेल विच सीक्रेट समथिंग, सीक्रेटरी सेल्स। तो ये ग्रुप ऑफ, ये सेल्स होंगी कुछ, और ये सेल्स कुछ ना कुछ बना रही है। क्या बना रही है सेल्स? ये सेल्स एंजाइम बना रही है। और ये सेल्स दिखती कैसी है? ये बहुत अजीब सी दिखती है, मीन्स उनके पास इस तरह का नेक लाइक रीजन रहता है, इनके पास इस तरह का नेक लाइक रीजन रहता है। दैट नेक लाइक रीजन वी कॉल डक्ट, दैट नेक लाइक रीजन वी कॉल डक्ट, और इनके पास डक्ट प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डक्ट ग्लैंड। इसे कहा जाता है डक्ट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? डक्ट ग्लैंड, जो एंजाइम बना रही। कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं डक्ट ग्लैंड, नॉन डक्ट ग्लैंड? ये आपको दूसरे जो लेसन है हमारा, जो हार्मोन आपका एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड या हार्मोन से रिलेटेड है, उसमें हम देखेंगे। बट इनके पास डक्ट होती है, ये याद रखना है हमें, जो ऐसा आपका नैरो एरिया रहता है सेल के पास, और ये कुछ ना कुछ बनाती है और अपना सिक्रीशन वो उस डक्ट के थ्रू बाहर छोड़ती है, अपना सिक्रीशन वो डक्ट के थ्रू बाहर छोड़ती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डक्ट ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड आर डक्ट ग्लैंड, दे सीक्रेट द सलाइवा। सलाइवा का पीएच होता है 6.5 to 6.8 के बीच में। यहाँ पे भी MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है। द सलाइवा पीएच इज इन बिटवीन 6.5 to 6.8, तो ज़रूरी नहीं आपको वही एग्जैक्ट वैल्यू दी होगी। कभी 6.7 भी देते हैं, कभी 6.5 भी देंगे, 6.8 या 6.9 भी देते हैं, ऊपर नीचे 1-2 डिजिट, तो भी आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आता है। ओके, तो रेंज हमें देखनी है, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो 6.8 to 6.7, 6.5 to 8 मीन्स कैसा है बेटा? ये है एसिडिक इन नेचर। ये कैसा है? एसिडिक इन नेचर। ह्यूमन सलाइवा इज एसिडिक इन नेचर, स्लाइटली एसिडिक है, एंड ये एक एंजाइम बनाता है। दैट एंजाइम वी कॉल सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। Saliva secrete an enzyme that's that enzyme we called salivary amylase. The another name is tyline. The another name is tyline. इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। स्पेलिंग देख लो एक बार, टाइलिन, LINE। ओके, सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन किसके अंदर है? सलाइवा के अंदर। सलाइवा कैसा है? एसिडिक इन नेचर है। सिक्रेट कहाँ होता है? सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। सलाइवरी ग्लैंड कैसी है? डक्ट ग्लैंड है, जो अपना सिक्रीशन ये करती है और बाहर रिलीज करती है। बाहर कहाँ रिलीज कर रही है? माउथ एरिया के अंदर रिलीज कर रही है। तो हमारे मुंह में जो लार आपको दिखाई देती है, जो लिक्विड मटेरियल मुंह के अंदर होता है, दैट लिक्विड मटेरियल इज नथिंग बट सलाइवा। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा? सलाइवा के पास सलाइवरी अमाइलेज रहता है, दैट हेल्पफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में क्या होता है? रोटी, चपाती, देन से ऑल सीरियल्स, जो हम दलिया है, देन सत्तू है, और चावल है ना। तो ये जो है पोटैटो, ये जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है, अगर हम ये कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम, डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहा है? सलाइवरी अमाइलेज। तो क्या ये पूरा का पूरा सलाइवरी अमाइलेज पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर देता है? नहीं। अगर हम जितना कार्बोहाइड्रेट का फूड मटेरियल के अंदर लेते हैं, उस टोटल कार्बोहाइड्रेट का 70% डाइजेशन ये सलाइवरी अमाइलेज करता है। टोटल कार्बोहाइड्रेट टेकन बाय द पर्सन इज डाइजेस्टेड बाय द सलाइवरी अमाइलेज इन माउथ, इन बकल कैविटी। मीन्स ह्यूमन की डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है? डाइजेशन की प्रोसेस माउथ पार्ट से ही स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे 70% डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट कैसा फूड है? कार्बोहाइड्रेट इज द एनर्जी गिविंग फूड। इसलिए हम खाना खाते ही साथ हमें अच्छा फील होने लगता है। अच्छा फील क्यों होने लग रहा है? क्योंकि एनर्जी मिल रही है ना, क्योंकि एनर्जी गिविंग फूड है, और एनर्जी गिविंग फूड का तुरंत डाइजेशन हो रहा है, कुछ क्वांटिटी में तो हो ही रहा है, तो वो एनर्जी गिविंग फूड। हालांकि हमने
डाइजेशन में हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म, लास्ट टाइम हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है सिंपली पूरी तरीके से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, वो कन्वर्ट होता है माल्टोज में, वो कन्वर्ट होता है माल्टोज में। ये नाम भी आपको याद रखना है बेटा, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। माल्टोज ये ग्लूकोज का ही फॉर्म है, पर ग्लूकोज का बड़ा भाई है, मीन्स ग्लूकोज बहुत सिंपल है, माल्टोज उससे थोड़ा क्वांटिटी में कॉम्प्लेक्स है। तो कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज फर्स्ट। 70% डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? बकल कैविटी के अंदर, विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। पर जो हम प्रोटीन का फूड मटेरियल खाते हैं, मीन्स पल्सेस वगैरह जो भी खाते हैं, प्रोटीन का सोर्स, जो हम फैट का सोर्स खाते हैं, तो फैट का डाइजेशन एंड प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में, बकल कैविटी में नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बकल कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का एंड फैट का डाइजेशन नहीं होता। सो दिस इज अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड। हमने कंप्लीट क्या कर लिया? हमने माउथ कंप्लीट कर लिया। माउथ में दो पार्ट थे, टीथ और टंग। ओके, देन सलाइवरी ग्लैंड कंप्लीट किया जिसने सलाइवा बना दिया। अब हमने क्या किया? टीथ ने चबाया खाना, और टीथ ने खाना चबाया तो वो एक गोला बन गया, खाने का एक गोला बन गया। दैट खाने के गोले को हम बोलते बोलस, उसे हम बोलते हैं बोलस। और अब यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज उसके अंदर मिक्स हो गया और हाफली डाइजेशन हो गया उसका, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो हो ही चुका। तो हाफली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल वी कॉल्ड चाइम, हाफली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल वी कॉल्ड चाइम। तो अब खा के चबा के हमने पहले उसको बोलस बना दिया, देन उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड ने अपना सलाइवा मिक्स कर दिया, एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट कर दिया, देन वो क्या बना? चाइम। एंड नाउ चाइम कहाँ जा रहा है? चाइम आपका स्टमक में जा रहा है, नीचे पेट में जा रहा है, स्टमक में। तो ये प्रोसेस कहाँ थी? आपकी माउथ में। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट, ईसोफेगस। कहाँ पे होता है देखते चलो। सेकंड पार्ट बेटा हमारा ईसोफेगस। तो ये देखो हम डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ये माउथ है, बकल कैविटी ने अपना काम कर दिया। अब ये पाइप जा रहा है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है जो जे शेप स्टमक में ओपन हो रहा है। ये जे शेप स्टमक है आपका। ओके, तो ये माउथ और ये कहलाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। तो यहाँ से ये माउथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि स्टमक तो आपका चेस्ट कैविटी में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो नीचे तक जा रहा है वो ईसोफेगस। ईसोफेगस कैसा है? टोटल मस्क्यूलर ऑर्गन है। कैसा है? ईसोफेगस है मस्क्यूलर पाइप लाइक ऑर्गन, मस्क्यूलर थिक पाइप लाइक ऑर्गन। और ये सिंपली फूड मटेरियल को माउथ एरिया से स्टमक एरिया तक, ये स्टमक है आपका, माउथ एरिया से स्टमक एरिया तक पासिंग करता है, मीन्स एक वे प्रोवाइड करवाता है। इसके पास कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, मीन्स देयर इज नो डाइजेशन इन ईसोफेगस, ओनली ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मटेरियल फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ओनली ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मटेरियल फ्रॉम माउथ टू स्टमक। बट जब खाना माउथ से, तो ये सीधा सीधा नहीं जाता, तो ये कैसा जाता है? देखो ये जैसा ईसोफेगस है आपका, ये ईसोफेगस है, और ये थोड़ा सा छोटा बना देती हूँ, ये ईसोफेगस है और ये बोलस है। अब ये बोलस बड़ा है इसके साइड से, तो ये ईसोफेगस क्या होगा? एक्सपांड होगा और बोलस इसके अंदर जाएगा, तो ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, और फिर आगे जाके ये बोलस आगे की तरफ मूव होगा, तो ये पीछे वाला ईसोफेगस नॉर्मल कंडीशन में आएगा, आगे वाला फूल जाएगा। फिर ये आगे बढ़ेगा तो पीछे वाला नॉर्मल कंडीशन में आएगा, आगे वाला बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन को, इस मूवमेंट ऑफ द फूड मटेरियल फ्रॉम द ईसोफेगस, दैट मूवमेंट वी कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दैट वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पूछा जाता है व्हाट टाइप ऑफ द मूवमेंट टेक्स प्लेस इन द ईसोफेगस, व्हाट टाइप ऑफ द मूवमेंट टेक्स प्लेस बाय द फूड मटेरियल इन द ईसोफेगस रीजन, एंड दैट मूवमेंट वी कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड मटेरियल माउथ से आपका कहाँ पे जा रहा है बेटा? माउथ से जा रहा है आपका, माउथ से जा रहा है आपका स्टमक में। ओके, ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन प्रोसेस आपकी नहीं हो रही। चलो आगे बढ़ते हैं, अब स्टमक के पास आ गए। तो ईसोफेगस से स्टमक के अंदर जब खाना आता है तो यहाँ पे एक मसल्स होती है, उस मसल्स को कहा जाता है स्पिनेक्टर मसल्स। इस मसल्स को कहा जाता है स्पिनेक्टर मसल्स। यहाँ की जो मसल्स होती है उसका नाम क्या है? गैस, एक बार चेक कर लो। दैट स्पिनेक्टर वी कॉल्ड पायरिक स्पिनेक्टर। ओके,
तो ये जो स्पेशल काइंड ऑफ की स्फिनेक्टर मसल्स होती है उसका काम क्या करता है, वो फ्लो ऑफ द फूड इनटू द स्टमक मेंटेन करता है। मीन्स हमने खाना खाया तो पूरे के पूरा खाना एक साथ स्टमक के अंदर आपका नहीं जाएगा बेटा, वो धीरे धीरे स्टमक के अंदर जाएगा। तो ये जो स्फिनेक्टर मसल्स ओपन हो जाएगी, खाना स्टमक के अंदर जाएगा, देन स्फिनेक्टर मसल्स क्लोज हो जाएगी। अगेन हम खाना खाएंगे थोड़ी देर बाद, तो मतलब जैसे हम चबा रहे, निगल रहे, तो फिर से ओपन होगी, फिर स्टमक के अंदर जाएगा, फिर से क्लोज हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये एक डोर की तरह काम करता है जो फूड मटेरियल का फ्लो मेंटेन करता है इनसाइड द स्टमक एरिया। ऐसे ही एक आपका स्फिनेक्टर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा जब स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, वो हम आगे देखते हैं। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड द स्टमक। स्टमक के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टमक क्या है हमारा? Stomach is J-shaped muscular organ. J-shaped muscular organ. J-shaped है, okay? Totally muscular है. It has a special kind of the glands that we call gastric gland. ये यहाँ पे सेकंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड मसल्स की सेल के अंदर, ये मसल्स की जो वॉल है बेटा, इस मसल्स की वॉल के अंदर स्पेशल काइंड ऑफ द ग्लैंड रहती है, दैट ग्लैंड वी कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस। तो बेसिकली गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता क्या है? बेसिकली गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता क्या है? गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट होते हैं बेटा। एक होता है HCl, HCl सीक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा वो सीक्रेट करता है म्यूकस, और तीसरा सीक्रेट करता है पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। ये 2 एंजाइम बना रहा है, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। जो एसिड प्रेजेंट है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस द्वारा बनाया जा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा बनाया जा रहा है HCl स्टमक की एरिया के अंदर, ये हॉलो ऑर्गन के अंदर पूरा तरीके से HCl भरा है। उस HCl का pH होता है 1.5 to 1.8 के रेंज में, मीन्स हाईली एसिडिक इन नेचर। इतना ज़्यादा pH होता है कि अगर हम उसके अंदर एक ब्लेड का जो रेज़र रहता है, ब्लेड की पत्ती अगर उस HCl के अंदर डाल दे स्टमक के, तो वो पिघल जाएगी, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है। तो फिर सवाल ये आता है कि इतना ज़्यादा एसिडिक है तो स्टमक की वॉल्स के ऊपर वो अफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि गैस्ट्रिक जूस दूसरा एक पार्ट बनाता है, दूसरा एक एरिया बनाता है, दूसरा एक कंपाउंड बनाता है, दैट वी कॉल्ड म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, इनर वॉल्स है, इस इनर वॉल्स के ऊपर कवरिंग कर देता है। स्टमक की पूरी इनर वॉल के ऊपर एक थिक कोटिंग कर देता है, थिक कवरिंग करता है। ड्यू टू दैट थिक कोटिंग एंड कवरिंग ऑफ द म्यूकस की इस थिक कवरिंग की वजह से HCl डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ स्टमक। HCl डज नॉट कम कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक के कॉन्टैक्ट में नहीं आती, और स्टमक के कॉन्टैक्ट में नहीं आती है तो दैट्स वाई स्टमक की वॉल के ऊपर वो इफेक्ट नहीं करती। अगर कॉन्टैक्ट में आती तो ऑब्वियसली स्टमक की वॉल को क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती, लाइज कर देती है। बट ड्यू टू म्यूकस वो स्टमक के एरिया के सेल की कॉन्टैक्ट में ही नहीं आती। सो फंक्शनिंग क्या होता है? म्यूकस का फंक्शनिंग तो क्लियर हो गया कि म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम द हाईली एसिडिक नेचर ऑफ द HCl। HCl का जो हाईली एसिडिक नेचर है उससे वो स्टमक की वॉल्स को बचा रहा है, ये म्यूकस का फंक्शन है। HCl का फंक्शनिंग क्या है? हम खाना खाते हैं बेटा, बहुत बार गंदे हाथ रहते, कोई हैंड वॉश भी नहीं करता है, बहुत बार जिस थाली में हम खाना खाते हैं वो थालियाँ गंदी रहती है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस, इवन तो एटमॉस्फेयर में भी इतने सारे बैक्टीरिया वायरस बैठे हैं, जब हम खाना परसते हैं तो वो खाने के ऊपर आके बैठ जाते हैं। हमारी बैड हैबिट्स के थ्रू बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हमारे पेट में चले जाते हैं बाय योर फूड मटेरियल, थ्रू योर फूड मटेरियल। तो जाके जब ये स्टमक में आते हैं तो इस हाई pH के साथ, क्योंकि फूड मटेरियल खाने के 1.5 से 2 घंटे तक, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे तक स्टमक में पड़ा रहता है, तुरंत डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता। तुरंत डाइजेशन सिर्फ माउथ में स्टार्ट हो रहा है, और किसका स्टार्ट हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का। बाकी फैट और प्रोटीन का डाइजेशन तो बचा है, और रिमेनिंग डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी बचा है। तो जब खाना स्टमक के पास आता है तो 1 से 1.5 घंटा, कुछ बुक में 1 से 1.5 घंटा दिया है, कुछ बुक में 1.5 से 2 घंटा दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1-1.5 घंटा खाना आपका स्टमक में पड़ा रहता है। उस दौरान क्या होता है? उस दौरान ये जो HCl है, उस खाने के अंदर जितने भी अनवांटेड मटेरियल है, जितने भी बैक्टीरिया है, वायरस है, या जो फंगल मटेरियल है जो डिसीज़ कॉज कर सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म से, उनको किल करता है। ड्यू टू हाई pH वो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते और वहाँ पे किल किया जाता है। इन शॉर्ट आपके फूड मटेरियल को सैनिटाइज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट किया जाता है।
ओके, उस HCl के थ्रू। ये एक काम है HCl का। और HCl का दूसरा ये काम है कि जो गैस्ट्रिक जूस तीसरा पार्ट बना रहा है, दैट वी कॉल्ड द एंजाइम पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। ये दो एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस बना रहा है, पर ये इनएक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन ये इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम के। इसके एक्टिव फॉर्म क्या है? पेप्सिनोजन का एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन एंड प्रोरेनिन का एक्टिव फॉर्म है रेनिन। प्रोरेनिन का एक्टिव फॉर्म है रेनिन। तो जब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा बनाए जाते हैं तब इनएक्टिव होते हैं, और जब ये HCl के कांटेक्ट में आते हैं तब एक्टिव होते हैं। जब ये HCl के कांटेक्ट में आते हैं तब एक्टिवेट होते हैं। मीन्स HCl के दो फंक्शनिंग है, एक तो फूड मटेरियल को सैनिटाइज करता है, डिसइंफेक्टेंट करता है, और दूसरा काम करता है एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। ओके, सो ये काम हो गए। म्यूकस का वर्क क्लियर, फंक्शन क्लियर, HCl का फंक्शन क्लियर। अब ये दो क्या काम करते हैं इसको देख लेते। चलो, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में हुआ था, बचा क्या? प्रोटीन एंड फैट। तो ये जो पेप्सिन है बेटा, हम जो खाना खाते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्सिन, और डाइजेस्ट करके पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। पेप्टोन है ना, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स था, पेप्टोन उससे थोड़ा सिंपल है। पेप्टोन, ये प्रोटीन बहुत कॉम्प्लेक्स था, पेप्टोन उससे थोड़ा सिंपल है। दो का बोलेंगे हम, छोटा सिंपल है। बट प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? अमाइनो एसिड, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि इस प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है अमाइनो एसिड। तो ये अमाइनो एसिड में तो कन्वर्ट नहीं कर रहा है, पर पेप्टोन में कन्वर्ट कर रहा है। मीन्स हाफली डाइजेशन कर रहा है। किसका कर रहा है? आपका प्रोटीन का। कितना परसेंटेज डाइजेशन कर रहा है? यहाँ पे जैसे हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट का 70% डाइजेशन करता है, तो ये यहाँ पे आपका प्रोटीन का करता है 90% डाइजेशन। प्रोटीन का 90% डाइजेशन स्टमक के अंदर होता है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। ओके, सो रेनिन क्या करता है? रेनिन करता है बेटा आपका, रेनिन डाइजेस्ट करता है मिल्क को। रेनिन डाइजेस्ट कर रहा है मिल्क को, और मिल्क को टोटल डाइजेस्ट कर देता है 100%। तो जो भी आप मिल्क, दूध पीते हो, छोटे बच्चे तो दूध ही पीते हैं हमें पता है, तो छोटे बच्चे का पूरा 100% डाइजेशन स्टमक में ही कंप्लीट हो जाता है। फूड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस के लिए तो जाता ही नहीं, एब्सॉर्प्शन के लिए चला जाता है, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस स्टमक में ही कंप्लीट हो रही है, क्योंकि छोटे बच्चे दूध ही पीते हैं, और दूध का पूरा 100% डाइजेशन कहाँ हो रहा है? स्टमक के अंदर। रेनिन के थ्रू 100% डाइजेशन स्टमक के अंदर हो रहा है। तो आप दूध पीते हो या दूध वाले जो पदार्थ खाते हैं, जैसे लाइक योर चीज़ हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, कर्ड हो गया, छाछ हो गया, है ना, तो जो दूध के मटेरियल से, दूध के जो आप जो भी चीज़ें बनाते हो वो खाते हो, तो वहाँ का डाइजेशन आपका रेनिन के थ्रू स्टमक में होता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन। पेप्सिन ने कितना परसेंटेज डाइजेशन किया था? प्रोटीन का 90%, 10% अभी रिमेनिंग है। और फैट ने तो, फैट का डाइजेशन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। फैट का डाइजेशन हालांकि होता है कुछ क्वांटिटी में। फैट मॉलिक्यूल HCl के कांटेक्ट में आने से इमल्सिफाई हो जाते हैं, मीन्स बड़ा फैट मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, दैट वी कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वो हम आगे देखते हैं। तो कुछ क्वांटिटी में फैट का भी हो जाता है स्टमक एरिया के अंदर। कितना होता है? पर 5% ओनली, 5% ऑफ फैट डाइजेशन इनसाइड द स्टमक। तो हमने क्या किया? स्टमक के अंदर डाइजेशन किया। किसका किसका डाइजेशन किया? प्रोटीन का डाइजेशन किया 90%, मिल्क का डाइजेशन किया 100% एंड फैट का डाइजेशन किया 5%। स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। सो दिस इज अबाउट योर स्टमक। ये ईसोफेगस भी हो गया आपका, स्टमक भी हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? अब स्टमक से खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से खाना कहाँ जाएगा बेटा आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो चलो देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग कलर से बना दूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रही स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, और ये ऐसी बहुत ही ज़्यादा कॉइलिंग वाली स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉइलिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से फूड मटेरियल डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब ये जो ट्यूब है बेटा, इस ट्यूब को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहली पार्ट जो स्टमक के साथ जॉइंट हुआ है, दैट फर्स्ट पार्ट वी कॉल डिओडिनम। सेकंड पार्ट जो मिडल वाला पार्ट है, दैट वी कॉल जेजुनम, एंड थर्ड पार्ट इलियम। इलियम जेजुनम, सॉरी, इलियम जेजुनम आएगा। डिओडिनम, इलियम, जेजुनम।
डिओडिनम पार्ट स्टमक के साथ जुड़ा है, इलियम पार्ट मिडल वाला है और जेजुनम पार्ट आपका लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन भी ड्रॉ ही कर ही लेती हूँ, ये यहाँ पे ये जेजुनम है आपका, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन आपकी स्टार्ट हो जाती है। देखो लार्ज इंटेस्टाइन कुछ ऐसी होती है। इसके अंदर ये पूरा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी होती है, दैट पार्ट वी कॉल्ड जेजुनम, दैट एरिया वी कॉल्ड जेजुनम। बीच वाला हिस्सा इलियम एंड स्टार्टिंग वाला हिस्सा डिओडिनम। ओके, तो पहले तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर फोकस करते हैं। 3 पार्ट है। अब फूड मटेरियल आया किसके पास? फूड मटेरियल आया डिओडिनम के पास। सबसे पहले फूड मटेरियल आया डिओडिनम के पास, जिसमें कुछ परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुका है, जिसमें कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है, जिसमें कुछ परसेंटेज ऑफ फैट का डाइजेशन हो चुका है। परसेंटेज हमने ऑलरेडी देखे कितने हुआ। अब यहाँ पे आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टिनल ग्लैंड होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टिनल ग्लैंड होती है और वो बनाती है इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस। And that intestinal juice also contains some enzyme which are helpful for the digestion of the food material. इसके अलावा आपकी दूसरी एक ग्लैंड होती है that we call liver. ये ऐसी जुड़ी हुई रहती है लीवर। ये लीवर इज द बिगेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, बिगेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ये जो लीवर है बेटा, ये लीवर भी डिओडिनम के अंदर ओपन हो रहा है, लीवर भी डिओडिनम के अंदर ओपन हो रहा है। लीवर के पास एक और एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो ग्रीन कलर की होती है। एक्चुअली लीवर ओपन नहीं होता, एक्चुअली ये ग्रीन कलर की जो ग्लैंड है आपकी वो ओपन होती है। ये जो ग्रीन कलर की ग्लैंड है आपकी डिओडिनम में ओपन हो रही है। तो ये देखो, ये स्टमक, यहाँ से स्टमक ओपन हो रहा है, यहाँ से लीवर की ये ग्लैंड ओपन हो रही है, ये लीवर। और ये ग्रीन कलर की ग्लैंड को कहा जाता है गैल ब्लैडर। इसे कहा जाता है गैल ब्लैडर। तो गैल ब्लैडर कहाँ ओपन हो रहा है? डिओडिनम के अंदर। स्टमक कहाँ ओपन हो रहा है? डिओडिनम के अंदर। डिओडिनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्टमक के पीछे की तरफ और एक ग्लैंड होती है, इसको ब्लू कलर से बनाऊं। ये स्टमक के पीछे की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई देगा, एक और ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड पीछे से जाके यहीं पे ओपन होती है, पीछे से जाके यहीं पे ओपन होती है। कहाँ? डिओडिनम के अंदर। इस ग्लैंड को कहा जाता है पैंक्रियाज। इस ग्लैंड को कहा जाता है पैंक्रियाज। तो हमने लीवर भी देखा, पैंक्रियाज भी देखा, इनके फंक्शनिंग देखते हैं, क्या बनाता है ये भी देखते हैं। पैंक्रियाज ग्लैंड क्या है? स्टमक के बैक साइड है, छोटा इरेगुलर शेप ग्लैंड है येलो कलर की, जो ओपन हो रही है डिओडिनम में। लीवर के अंदर गैल ब्लैडर एक है एरिया जो ओपन हो रहा है डिओडिनम में। स्टमक ओपन हो रहा है डिओडिनम में, एंड डिओडिनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स अल्टीमेटली डिओडिनम के पास सभी चीज़ें ओपन हो गई, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लीवर को देख लेते हैं। लीवर इज द बिगेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन बॉडी, नॉट अ डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे, पूरी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ा ऑर्गन है। वेट नियर अबाउट 1.5 किलो के आसपास आपका वेट उसका होता है। बनाता क्या है? लीवर बनाता है बेटा, लीवर बनाता है बाइल जूस। लीवर बनाता है बाइल जूस। बाइल जूस के पास 2 तरह के पिगमेंट होते हैं, एक को कहा जाता है बिलीरुबिन और एक को कहा जाता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का कलर होता है येलो एंड बिलीवर्डिन का कलर होता है ग्रीन। एंड ये क्या है? ये बाइल जूस के अंदर पिगमेंट है। पिगमेंट है मीन्स बेसिकली कुछ सॉलिड कंपोनेंट है जिनका येलो कलर है और ग्रीन कलर है। एंड दैट बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर हेल्पफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। ये क्या करते हैं? फैट का डाइजेशन करते हैं। बट फैट का डाइजेशन कैसे करते हैं? फैट का एक बड़ा सा ग्लोबूल है, ये ग्लोबूल है फैट का, इस ग्लोबूल को स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करता है, स्मॉल ड्रॉपलेट में तोड़ देता है। और ये स्मॉल ड्रॉपलेट में तोड़ने क्योंकि डाइजेशन आसान हो जाता है, फिर ड्रॉपलेट में ब्रेक डाउन करेगा तो डाइजेशन प्रोसेस आसान हो जाएगी। ड्रॉपलेट में डाइजेस्ट कर देगा तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। उस प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस किसके द्वारा की जाती है? बाइल जूस के द्वारा की जाती है। बाइल जूस सीक्रेट किसने किया? लीवर ने सीक्रेट किया, जिसमें फैट के बिगेस्ट ग्लोबुल को डाइजेस्ट किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, एंड देन फाइनली इंटेस्टियल जूस के द्वारा, इंटेस्टियल फ्लूइड के द्वारा उसको डाइजेस्ट किया जाता है। किसको डाइजेस्ट किया जाता है? फैट को। और फैट को सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है बेटा डाइजेशन का? फैट सिंपलेस्ट फॉर्म है आपका फैटी एसिड और ग्लीसेरॉल।
फैटी एसिड और वी कॉल्ड ग्लिसरॉल, मीन्स जो 5% ब्रेकडाउन फैट का कहाँ पे हुआ था, स्टमक में हुआ था विद द हेल्प ऑफ HCl, और बाकी का रिमेनिंग 95% डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द डिओडिनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, मीन्स इन ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस बना कौन रहा है, लीवर बना रहा है। लीवर के अंदर खाना नहीं जाता, ये क्लियर कर लो, ये सुन लो बेटा, पैंक्रियाज के अंदर खाना नहीं जाता। ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टमक से खाना क्या लीवर में जाएगा डाइजेशन के लिए, स्टमक से खाना डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। लीवर अपना सिक्रिट जो भी एंजाइम सिक्रिट करेगा, अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ेगा। पैंक्रियाज जो भी अमाउंट बनाएगा, जो भी एंजाइम बनेगा, अपना सिक्रीशन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ेगा। लीवर के पास एंड पैंक्रियाज के पास फूड मटेरियल नहीं जाता। ओके, तो गैल ब्लैडर का क्या फंक्शनिंग है, लीवर जो बाइल जूस बना रहा है बेटा, बाइल जूस बनाने का काम वो कंटिन्यूअस करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, पर दिन रात तो हम खाना नहीं खाते रहते ना, तो दिन रात हमें बाइल जूस की ज़रूरत नहीं है। हम पूरा टाइम खाना थोड़ी खाते रहते हैं कि हमें डाइजेशन करना पड़ेगा फैट्स का, तो बनाता तो पूरा टाइम है वो। तो क्या होता है, ये बनाता है बाइल जूस को और स्टोर किया जाता है गैल ब्लैडर के अंदर। मीन्स गैल ब्लैडर क्या है, गोडाउन है। किसका गोडाउन है, बाइल जूस का गोडाउन है, जो बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। एंड देन बाइल जूस को वो कहाँ पे रिलीज करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम रीजन में रिलीज करता है फॉर द फैट डाइजेशन। तो यहाँ पे 100% डाइजेशन ऑफ फैट कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लीवर इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोसेस कहाँ हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, हम स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर पे आ गए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आएंगे क्योंकि हम अल्टीमेटली डिओडिनम पार्ट पे है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है बेटा। ओके, लीवर इज क्लियर। नाउ वी मूव टुवर्ड्स पैंक्रियाज। लीवर ने अपना काम कर दिया, अब पैंक्रियाज की तरफ मुड़ते हैं। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज इज येलो कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर मस्क्यूलर ग्लैंड, येलो मस्क्यूलर ग्लैंड, और इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी बनाती है। ये क्या होता है, मिक्स ग्लैंड, हार्मोन, एंजाइम वगैरह, ये हम आगे वाले लेसन में देखेंगे, बट आपको बस इतना याद रखना है फिलहाल कि पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये हार्मोन भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है। ओके, लोकेशन कहाँ है इसकी, लोकेशन है बिहाइंड द स्टमक। हार्मोनल पार्ट अभी हमें फिलहाल नहीं देखना, हमें एंजाइमेटिक पार्ट देखना है। तो पैंक्रियाज क्या बनाता है, पैंक्रियाज 3 तरह के एंजाइम बनाता है, 3 एंजाइम बनाता है, ट्रिप्सिन, देन लिपेज एंड पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रियाज 3 तरह के लिक्विड बना रहा है, ट्रिप्सिन, लिपेज एंड पैंक्रियाटिक अमाइलेज, 3 एंजाइम बना रहा है, पर ये भी इनएक्टिव है। जब ये अपना सिक्रेट करेगा और रिलीज करेगा, किस एरिया में रिलीज करेगा, डिओडिनम के एरिया में रिलीज करेगा। तो जैसे फूड मटेरियल एसिड के कांटेक्ट में, HCl के कांटेक्ट में डिओडिनम में आया है ना, और पैंक्रियाज अपना सिक्रेशन कहाँ रिलीज कर रहा है, डिओडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो एसिड के कांटेक्ट में आने की वजह से ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं, एसिड में कांटेक्ट में आने की वजह से ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं। और ट्रिप्सिन है ना, कहाँ पे लिखूँ मैं, ये मिटा देती हूँ हिस्सा बेटा। प्रोटीन का 90% डाइजेशन हुआ था स्टमक में विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। देन स्टमक में से वो आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बचा 10% डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, मीन्स प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो क्या था, पेप्टोन था। प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो कैसा था, पेप्टोन था। और ये जो 10% बचा है ये कन्वर्ट होगा अमाइनो एसिड में, कन्वर्ट कौन कर रहा है, ट्रिप्सिन, कन्वर्ट कौन कर रहा है, ट्रिप्सिन। तो 90 + 10 मतलब 100% डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम विच इज सिक्रेटेड बाय pancreas, which is secreted by pancreas. The protein is totally converted into amino acid and amino acid is the simplest form of protein. इसको हम further फिर से simplify नहीं कर सकते, फिर से divide नहीं कर सकते, ये सबसे simplest form है आपका प्रोटीन का। ओके, सो प्रोटीन का डाइजेशन भी कंप्लीट कहाँ पे, डिओडिनम रीजन में, कौन से, स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब लिपेज क्या करता है, ये जो फैट का डाइजेशन हुआ था ना बेटा, इमल्सिफिकेशन हुआ था, और कुछ इमल्सिफिकेशन किसने कर दिया था, बाइल जूस ने।
5% डाइजेशन किसने कर दिया था, HCl ने, और स्टमक के अंदर कुछ हुआ था HCl की हेल्प से, कितना हुआ था 5%। देन किस में आया वो, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस ने उसको इमल्सिफाई कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, एंड लिपेज ने उसको डाइजेस्ट कर दिया एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। लिपेज ने उसको डाइजेस्ट कर दिया एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया, एंड फैटी एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट। इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, फिर से हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट है आपका फैटी एसिड। तो 95% प्लस 5% टोटल 100%, यहाँ पे ये 95% यहाँ पे हो रहा है, सो टोटल 100% ऑफ फैट का डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक लिपेज एंजाइम एंड विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। ओके, अब बच्चा हमारा कार्बोहाइड्रेट का 70% डाइजेशन माउथ में हो चुका था, 30% बचा था। ओके, कार्बोहाइड्रेट का 70% डाइजेशन हो गया था माउथ में, किससे हेल्प से, सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से। किस में कन्वर्ट हुआ था, माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था। ओके, माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था, स्टमक में डाइजेशन नहीं हुआ, फिर आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक अमाइलेज, यहाँ पे भी अमाइलेज था, सलाइवरी था, यहाँ पे भी अमाइलेज है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से जो 30% डाइजेशन बचा था वो कंप्लीट हो गया, 30% डाइजेशन कंप्लीट हो गया, एंड फाइनली कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम इसको फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम रीजन में पूरे के पूरे जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट थे उनका 100% डाइजेशन हो गया। मीन्स आपकी ग्लैंड भी पूरी कवर हो गई, आपका प्रोसेस भी हो गया। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाकी 2 पार्ट क्या काम करते हैं, चलो वो देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, पैंक्रियास क्लियर, लीवर क्लियर, स्टमक क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन का रिमेनिंग पार्ट। डिओडिनम ने तो बहुत सारा काम कर दिया, कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस कर दिए, बाकी की 2 क्या करते हैं देखते चलो। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट मस्क्यूलर ट्यूब इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। लेंथ कितनी रहती है, नियर अबाउट 6 मीटर। मीन्स टोटल एलिमेंट्री कैनाल कितनी है बेटा हमारी, 9 मीटर की, उसमें से 6 मीटर कितनी है, 6 मीटर तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, बची कितना 3 मीटर। 3 मीटर के अंदर कुछ इसोफेगस का पार्ट है, कुछ स्टमक का, कुछ लीवर का और कुछ आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ऐसे पूरा कंप्लीट 9 मीटर आपका हो जाता है, वो हम देखते कैसा है। ओके, तो स्मॉल 6 मीटर, कुछ बुक में आपको 7 मीटर भी दिया रहेगा, तो 6, 7 कुछ भी आता है तो आंसर रॉन्ग नहीं होगा। डिओडिनम में कंप्लीट डाइजेशन हो गया। एलियम और जेजुनम में क्या होता है, अब एलियम और जेजुनम को हम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है बेटा, ये पाइप है, ये फूड पाइप है ऐसा। ये इंटरनली कैसे दिखाई देता है, ये थोड़ा सा और जूम करती हूँ मैं, इंटरनली कैसा दिखाई देता है इसके लिए मैं थोड़ा सा और जूम करती हूँ। ये आउटर और एक ये मेम्ब्रेन, तो ये इंटरनली डबल मेम्ब्रेनस रहता है और इसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, इनर मेम्ब्रेन ऐसी फोल्डेड होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, इस फोल्डेड एरिया को बोलते हैं विली, इस फोल्डेड एरिया को बोलते हैं विली। एंड विली बेसिकली हेल्पफुल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। विली हेल्पफुल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड को एब्सॉर्ब कर रहा है, कौन से फूड को, जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है। जैसे हम जूस बनाते हैं तो जूस बनाते हैं तो उसके अंदर चौथा बचता है और फूड लिक्विड जूस बनता है, तो जो जूस है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में, प्रोटीन अमाइनो एसिड के फॉर्म में और फैटी एसिड के फॉर्म में है। कहाँ पे बना ये जूस, तो ये इस विली के द्वारा उस जूस को एब्सॉर्ब कर दिया जाएगा और चौथा आगे चला जाता जाएगा। तो जूस के अंदर कंपोनेंट है फूड, और इस विली के अंदर क्या होता है, अब इस विली को भी हम थोड़ा सा और बिग बनाते हैं, इसको विली को भी हम थोड़ा सा और बिग बनाते हैं। तो इस विली के अंदर से क्या होता है बेटा, इस विली के अंदर से ब्लड कैपिलरीज होती है, इस विली के अंदर से ब्लड कैपिलरीज होती है। तो जब फूड मटेरियल यहाँ से आपका जा रहा है तो ये फूड मटेरियल को एब्सॉर्ब कर रहा है, किसके अंदर, ये विली के अंदर, डायरेक्टली ब्लड के अंदर पहुँचा रहा है। डायरेक्टली फूड किसके अंदर जा रहा है, फूड कंपोनेंट ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड, जो सिंपल फूड कंपोनेंट है डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब किए जाते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इलियम से जेजुनम में और जेजुनम से लार्ज इंटेस्टाइन में फेंक दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है ना। तो इलियम और जेजुनम बेसिकली क्या करते हैं, इलियम एंड जेजुनम बेसिकली एब्सॉर्ब द फूड मटेरियल। जो डाइजेशन की हमने स्टेप्स देखी थी,
पहली देखी थी इंजेशन, इंजेशन मीन्स खाना, खाना उठाना और खाना। डाइजेशन प्रोसेस डिओडिनम तक हमने देख ली, जो कंप्लीट कर ली प्रोसेस। थर्ड नेक्स्ट प्रोसेस क्या थी? एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल को एब्सॉर्ब किया जा रहा है और किसके अंदर रिलीज किया जा रहा है? ब्लड के अंदर, डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड एरिया, ब्लड के अंदर डायरेक्टली छोड़ दिया जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, उस अनडाइजेस्टेड पार्ट को जेजुनम, किससे जुड़ा है? जेजुनम जुड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन से, तो अनडाइजेस्टेड पार्ट को लार्ज इंटेस्टाइन में फेंक दिया जाता है, भेज दिया जाता है ना। सो दिस इज अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, विली का फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। विली क्या करता है? विली इंक्रीजेज द एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन। कैसे? अगर इस विली को मैं सीधा करूंगी तो ऑब्वियसली ये नीचे वाली लाइन से बड़ा हो जाएगा आपका, तो ये क्या कर रहा है? एक्सपांड कर रहा है, एब्सॉर्प्शन का एरिया एक्सपांड कर रहा है, जिसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में एब्सॉर्प्शन प्रोसेस आपकी हो जाए। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर? तो चलो देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट पार्ट ही बचा है आपका। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन रहती है 1.5 मीटर लॉन्ग एंड बड़ी पाइप है, मस्कुलर पाइप है, बड़ा पाइप है, जॉइंट विद द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द जेजुनम पार्ट, और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को कैरी करती है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को कहा जाता है सीकम, सेकंड पार्ट कोलॉन एंड थर्ड पार्ट रेक्टम। सीकम मीन्स ये वाला हिस्सा जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो रही है, दैट पार्ट वी कॉल्ड सीकम। सीकम से एक ट्यूबुलर पार्ट अटैच रहता है, दैट वी कॉल्ड अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स क्या है बेटा? अपेंडिक्स एक वर्म है, एक वर्म है जो हमारी बॉडी में रहता है और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है। मीन्स हमारी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से चिपका रहता है और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से खाना लेता है, खाना लेने का काम करता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, वर्म तो अंदर से हॉलो है, तो उसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जाके फंस गया, तो वो क्या करता है? जगह अपनी साइज बढ़ाता है। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जाके फंस गया उसके अंदर बहुत सालों तक, तो वो अपनी साइज बढ़ाता है, जगह बढ़ाता है, फिर हम बोलते हैं कि अपेंडिक्स बढ़ गया। फिर अपेंडिक्स को ऑपरेशन करना पड़ता है और अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके इसको रिमूव ही किया जाता है। रिमूव क्यों? क्योंकि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारी बॉडी का तो है ही नहीं, वर्म है, ये एक तरह का वर्म है जो हमारी बॉडी में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के फॉर्म में रह रहा है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से फूड ले रहा है। ओके, हमारी किसी काम का नहीं। ये पार्ट कहलाता है सीकम। इस सीकम में ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन से एक ऐसी ट्यूब जाती है और इसे कहा जाता है कोलॉन एंड द लास्ट पार्ट वी कॉल्ड रेक्टम। जब सीकम में से फूड कोलॉन में जाता है तो कोलॉन कंटेन नंबर ऑफ द बैक्टीरिया, जितनी बॉडी के अंदर सेल नहीं उतनी कई गुना ज़्यादा बैक्टीरिया कोलॉन के अंदर प्रेजेंट है। बहुत सारी बैक्टीरिया है। और कौन सी बैक्टीरिया प्रेजेंट है? कोलॉन के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और ई कोलाई बैक्टीरिया किस फॉर्म में रह रही है? सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के फॉर्म में रह रही है। क्या होता है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मीन्स वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल टू अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे? ये तो हमने बोल दिया वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल टू अदर ऑर्गेनिज्म, पर ये भी तो सोचो कि ये बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हुए? देखते हैं। ये क्या करते हैं, जब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन से पास आउट होता है तो ये उसको डिग्रेडेट करते हैं, डिग्रेडेड अनडाइजेस्टेड फूड, और उसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू फीसेस। कन्वर्ट इनटू फीसेस मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को फीसेस में कन्वर्ट करते हैं, फीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ सड़ने लगती है, गलने लगती है, खराब होने लगती है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो आपने देखा जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारा, उसका कलर चेंज हो जाता है, फीसेस का कलर बहुत ही ब्राउन सा, येलो सा, गंदा सा कलर दिखाई देता है, क्योंकि वो डिग्रेडेड हो रहा है। एंड जब कोई भी चीज़ डिग्रेडेड होती है तो उसमें से गैसेस बाहर निकलती है जो स्मेली गैसेस होती है, इसलिए हमारी फीसेस का स्मेल भी आता है, गंदा सा स्मेल आता है। क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया जब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को डिग्रेडेशन करते हैं तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है और उसमें कुछ गैसेस भी क्रिएट होती है जिसके थ्रू आपकी फीसेस को स्मेल भी आते हैं। तो ये अनडाइजेस्टेड फूड कन्वर्टेड इनटू फीसेस विद द हेल्प ऑफ ई कोलाई प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द कोलोन रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, और फिर ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रेक्टम के पास आके स्टोर होता है। तो रेक्टम क्या करता है? स्टोर फीसेस। मैंने यहीं पे लिख दिया रेक्टम का फंक्शनिंग। रेक्टम टेम्पररी स्टोर द फीसेस, टेम्पररी स्टोर द फीसेस क्यों? चलो देखते हैं। ये क्लियर हुआ, कॉलम तक क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे रेक्टम को एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं अलग से। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम, और ये जो ओपनिंग है रेक्टम की दैट वी कॉल्ड एनस।
और उस एनस के पास भी मसल्स होती है जिसे कहा जाता है एनल स्पिनेक्टर, इसे कहा जाता है एनल स्पिनेक्टर। जब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल यहाँ पे स्टोर होता है तो एनल स्पिनेक्टर मसल्स जो है बेटा वो कैसी होती है, वो वॉलंटरी मसल्स है। वॉलंटरी मसल्स, ये 9th क्लास में पढ़ा है अपने। वॉलंटरी मसल्स मीन्स ऐसी मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार ओपन होती हैं। तो हमारे पूरा दिन भर तो हम फीसेस को रिलीज़ नहीं करते रहते, हम एक पर्टिकुलर समय के लिए फीसेस को जाते हैं, मतलब जब हमें इच्छा होगी कि हमें फीसेस को रिमूव करना चाहिए तब जाके हम वॉशरूम में जाते हैं फीसेस को रिमूव करते हैं। तो ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है एनल स्पिनेक्टर। तो जब हमारी इच्छा होगी तब ओपन होगी, और जब ओपन होगी तब फीसेस को बॉडी से रिमूव करेगी, तब फीसेस को बॉडी से रिमूव करेगी, अदरवाइज वो क्लोज कंडीशन में रहती है। इसके पहले हमने पाइलोरिक मसल्स देखी, स्पिनेक्टर देखी जो स्टमक के पास है, वो कैसी थी, वो इनवॉलंटरी थी। इनवॉलंटरी मीन्स हमारी कंट्रोल में उसकी फंक्शनिंग नहीं है, उसकी फंक्शनिंग हमारी कंट्रोल में नहीं है, बस इसकी फंक्शनिंग हमारी कंट्रोल में है। ये कैसी है, वॉलंटरी मसल्स है। तो ये जो रिमूवल ऑफ फीसेस फ्रॉम द बॉडी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, इजेशन। प्रोसेस को हमने क्या कहा, इजेशन। तो हमारी जो डाइजेशन की 5 स्टेप्स थी, हमने इंजेशन खाना लिया, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट किया, एब्सॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में किया, और इजेशन लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हुआ। व्हाट अबाउट असिमिलेशन, असिमिलेशन तो बचा है। असिमिलेशन में क्या होता है बेटा कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने जब फूड मटेरियल को एब्सॉर्ब किया और ब्लड में रिलीज किया, अब ब्लड से फूड मटेरियल जाएगा हर एक सेल के पास, और सेल के पास जाके सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी जिसके थ्रू ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाई जाएगी। तो उसको कहा जाता है असिमिलेशन ऑफ फूड। असिमिलेशन मींस यूटिलाइजेशन करना, मतलब जो हमने खाना खाया उसका यूज किया, किसके लिए यूज किया, एनर्जी बनाने के लिए यूज किया, बट वो एनर्जी कहाँ बन रही है, वो सेल के अंदर बन रही है। और प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वो डाइजेशन वाले पार्ट में नहीं आएगा, मींस डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे खत्म हो रही है, देन वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट आएगा। तो वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का जब वीडियो देखेंगे, बनाएंगे, देखेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, असिमिलेशन ऑफ फूड कैसा होता है। बट इन शॉर्ट हमें इतना याद रखना है कि असिमिलेशन मीन्स दैट ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड आर यूज फॉर द डेली एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी करते हैं, कार्बोहाइड्रेट होगा तो एनर्जी देता है, प्रोटीन होगा तो बॉडी बिल्डिंग करता है, फैट होता है तो वो भी एनर्जी देता है, और विटामिन मिनरल्स हमें प्रोटेक्टिव फूड की तरह वर्क करते हैं। तो ये असिमिलेशन वाला पार्ट है। यहाँ पे आपका डाइजेशन पार्ट कंप्लीट होता है, डाइजेशन इन ह्यूमन, है ना। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, सॉलिड फूड मटेरियल लेता है, और ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है। हालांकि ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बनी, इतनी प्रॉपर नहीं बनी, बट आई होप मैंने एक एक पार्ट ड्रॉ किया तो आपको क्लियरली सीन हो गया होगा, समझ गया होंगे आप। बाकी ड्रॉ करने का पार्ट आप कर ही लोगे बेटा। ओके, दिस इज अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी टॉपिक के साथ आपका न्यूट्रिशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो रहा है। लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे किया कंप्लीट न्यूट्रिशन, जिसमें हमने 2 तरह के न्यूट्रिशन पढ़े, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस होता है, जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बना रहे, क्या बना रहे, फूड कंपोनेंट बना रहे इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले ऑर्गेनिज्म उस खाने के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और हमारी बॉडी में, उनकी बॉडी में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे करते हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गया। सो दिस इज अबाउट द न्यूट्रिशन पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। आई होप आपको मेरी कही गई बातें अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी, समझ गई होगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे कुछ और ऐड करना था तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यूज़ जो है वो मेरे लिए भेजते रहिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। अगला वीडियो हम इसका जो लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा रेस्पिरेशन, उसके ऊपर देखेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड बाय एवरीवन।